Happiness is starting your study with three principles of accounting and your profession with three principles of life. Challenge it, achieve it, loop it. A very good afternoon to all the respected dignitaries, esteemed members of ICAI, and all the lovely viewers. I, Vidushi Mulchandani, welcome you all on behalf of Sikasa Agra branch, who has clubbed all of us for this amazing webinar about the current problem with CA students as to how they face the examination. I feel privileged to have CA Atul Agarwal sir and CA Abhishek Jain sir as our speakers for today. Now I request our chairperson, CA Deepika Mittal ma'am, to please deliver the welcome address. Over to you, ma'am. थैंक यू एमओसी विदुषी। सभी को आज की सुबह में और इस वेबिनार में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे आगरा चेयरमैन सीए शरद पालीवाल जी हैं, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर सीनियर राकेश अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ हमारे दोनों स्पीकर सी अतुल अग्रवाल जी जो कि CIRC के सिकासा चेयरमैन भी हैं, और हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर CA अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाकी हमारे साथ हमारी पूरी सिकासा कमेटी है, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो आज का जो टॉपिक है, जिसका वेबिनार जो हम लोग कर रहे हैं, हाउ टू फेस CA एग्जामिनेशन, ये कुछ इस तरीके का है कि एग्जामिनेशन फोबिया तो सभी को होता है। आज भी अगर हम अपने एग्जामिनेशन के 20 साल पहले 22 साल पहले का याद करते हैं तो आज भी एक सिरहन सी हो जाती है कि हाँ, हमने CA एग्जाम्स दिए थे। एग्जामिनेशन टाइम में एंजाइटी होना और थोड़ा सा एक नेगेटिव फीलिंग का आ जाना, साथ में लोगों से थोड़ा सा खिंच जाना कि भाई पेरेंट्स भी बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा कि अरे हम अभी बात मत करिए, लोगों से दूर हो जाना, ये सब थोड़ा सा एक नॉर्मल बिहेवियर रहता है। सारे स्टूडेंट्स पर प्रेशर होता है, पर जो एक CA स्टूडेंट्स होते हैं उन पे प्रेशर थोड़ा इसलिए ज़्यादा होता है कि हमारा जो कुरिकुलम है वो इस तरीके से है कि आपको पढ़ाई करनी होती है और अच्छी तरह करनी होती है। एक नंबर क्या मायने रखता है वो तो CA स्टूडेंट ही बता सकता है। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं भी होती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई सब लोग करते हैं, जब एग्जामिनेशन सेंटर पर आप बैठे होते हैं तो उस समय जब आपको उस पर्टिकुलर आवर में, यानी कि जो 3 घंटे का समय होता है, उसमें आपको किस तरीके से अपने को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से अपना पेपर लिखना है, क्या आपका तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आप नंबर गेन कर सकते हैं, ये बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि कभी कभी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आती हैं। जो फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं उन्हें समझ में नहीं आती हैं। साथ में जो अगर किसी कारण से फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाते हैं उनको भी ये समझ में नहीं आता कि हमसे क्या गलती ऐसी हो गई जिस कारण से हमारा ये पेपर लूज हो गया। तो इसीलिए एक ये जो टॉपिक है ये हमेशा हम 6 महीने में 2 बार इस पर वेबिनार करते हैं। एक मई से पहले करते हैं, अप्रैल में, जिससे कि स्टूडेंट समझ पाएँ कि किस तरीके से हमें अपना पेपर लिखना है। और इसी तरह नवंबर का जो अब पेपर हमारे होने हैं उसके लिए हमने आज का ये प्रोग्राम करा है। हमारे साथ दोनों स्पीकर्स हैं, वो दोनों स्पीकर्स बहुत समय से इस विषय को लेते हुए आए हैं, स्टूडेंट्स के सामने रखते हुए आए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज इन दोनों स्पीकर्स का हमें समय मिला। हमारे आगरा के स्टूडेंट्स और साथ में जो बाहर के स्टूडेंट्स भी इस प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं, उन सबको आज जो भी हमारे स्पीकर्स बताएंगे उनसे उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये तो इस तरीके का एक प्रोग्राम है जो कि केवल एग्जामिनेशन के लिए नहीं बल्कि लाइफ में, अगर मैं थोड़ा सा हट के जाऊँ तो हर दिन एक नया एग्जामिनेशन के एक नया एग्ज़ाम है जो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। CA बनने के बाद भी बहुत सारे रोज़ चैलेंजेस नए नए आते हैं, तो हमारा एक एटीट्यूड कैसा हो, कैसा पॉजिटिव एटीट्यूड हो, नेगेटिविटी हम नहीं आने दें, कैसा हम लोग एक लर्निंग फेज हमेशा अपना रखें कि हम नई नई चीज़ें को सीखें, गलत चीज़ों को छोड़ते जाएं। तो ये तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि लाइफ टाइम चलता है। पर आज पर्टिकुलरली हम एक CA एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना है वहाँ तक रखेंगे अपने आप को। और आज मैं एक बार फिर सिकासा की तरफ से, आगरा की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत
वेलकम करती हूँ। वेलकम टू यू ऑल। Thank you so much, ma'am. Now I request Agra Branch Chairman, C.A. Sharad Paliwal sir, to share his words of wisdom with all of us. थैंक यू विदुषी। आज का ये जो प्रोग्राम हाउ टू फेस सी एग्जाम, इसमें अभी हमारी आगरा ब्रांच सिकासा चेयरपर्सन सीए दीपिका मित्तल जी ने सभी का स्वागत किया, और मैं खुद अपनी ओर से सीए अतुल अग्रवाल जी, सिकासा चेयरमैन CIRC, सीए अभिषेक जैन साहब जो आज के हमारे स्पीकर, और हमारे साथ सीए राकेश अग्रवाल जी, सीनियर मैनेजिंग कमेटी मेंबर, और सिकासा की एंटायर टीम। टॉपिक बिल्कुल जो एग्जामिनेशन हमारे पोस्टपोन होने के बाद में, और अब हमारे एग्जाम जो है सीए के नवंबर में जो ड्यू है, तो उससे पहले निश्चित रूप से हाउ टू फेस सीए एग्जामिनेशन ये टॉपिक रखा है, तो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है। अभी हम अपने सीनियर्स सीए अतुल अग्रवाल जी और स्पीकर सीए अभिषेक जैन साहब को सुनेंगे। मैं इसमें सिर्फ पहले भी जो बात बोल चुका हूँ किसी एक प्रोग्राम में, मैं वही दोहराना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं सीए कर रहा था तो सीए धर्मेंद्र गुप्ता जी दिल्ली में, उन्होंने एक मूल मंत्र सब स्टूडेंट्स को दिया था कि आप एक कार्ड बना लीजिए, उस कार्ड को अपना स्कोर कार्ड बना लीजिए कि मुझे ये इसमें ये सब्जेक्ट और इसमें ये मार्क्स मुझे अचीव करने हैं, और उसको मॉर्निंग में उठने के बाद और रात में जब सोने जाएं उससे पहले वो देखिए, डेली आप देखिए। उसका मकसद ये है कि आप अपने आप को फोकस्ड रखिए और अपने टारगेट को डेली याद दिलाइए। तो अल्टीमेटली जब आप फोकस करेंगे तो वो चीज़ पूरी कायनात आपको उसे देने के लिए लग जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि फोकस योर गोल एंड अचीव दैट। विद दैट ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट विशेस। ओवर टू विदुषी। थैंक यू So much, sir. I request C.A. Rakesh Agarwal sir, the Senior Executive Member of Sikasa Agra, to please come forward and say a few words. Thank you, Vidushi. MOC of today's program. Our CIRC member, Sikasa member, CA Atul Agarwal ji, CA Abhishek Jain ji, today's speaker, our branch chairman, CA Sharad Paliwal ji, CA Deepika Mittal ji, Sikasa chairperson, and my dear students. जहाँ तक आज के टॉपिक का सवाल है, बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, बिकॉज जो स्टूडेंट्स है उसका मेन गोल यही होता है कि जिस एम के साथ वो एंटर किए हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में, इस नोबल प्रोफेशन में, वो उनका जो गोल है वो अचीव हो। और मेरा मानना ये है दोस्तों कि पहली बात, जो भी आप प्रोफेशन या जो भी लाइफ में आप ऑप्ट करते हैं, उस प्रोफेशन या उस स्टडी से पहली बात लव कीजिए, प्यार कीजिए। आप अगर उसको शिद्दत से चाहेंगे तो वो आपको डेफिनेटली आपकी गोद में आ जाएगी, वो डेफिनेटली आपको मिलेगी। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यही है कि एक आपकी एग्जामिनेशन से पहले जो प्रिपरेशन है वो बहुत मायने रखती है कि वो आपने किस तरीके से की है। और दूसरा, हम किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में देखें तो अनदर एस्पेक्ट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो एग्जाम में जो आप प्रेजेंटेशन देते हैं या एग्जामिनेशन के टाइम पर जो आपके 3 आवर्स जो माइंड वर्क करता है, दीज आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स। और यही जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक अचीवर या वंस हु डू नॉट अचीव, उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो बाकी आज के हमारे जो दोनों स्पीकर्स हैं, they are well versed about the subject. So with this I would congratulate and I would just give my best wishes to the all students who are going to appear in examination of November 2020. Thank you very much. Thank you so much, sir. I would like to say that since no event is successful without its audience, I request you all to be attentive and stay tuned with us. Moving forward, I would like to say a few lines. The greatest mistake you can make in life is to be continuously fearing you will make one. Well, each one of us, whether as a student or as a successful adult,
has went through this fear of making mistakes, which leads to many problems, even when there are none. Now, I extend a very warm welcome to our speakers for today, CA Atul Agarwal sir and CA Abhishek Jain sir. CA Atul Agarwal sir has done BSc in Mathematics, LLB, certificate course on forensic auditing and fraud detection. Sir has been co-opted as special invitee member of various committees, has delivered various lectures on GST, tax audit, etc. He was elected as a member of Executive Committee of Noida branch for the period 2013 to 16, elected as Regional Council member for the tenure 2019 to 22, and has been nominated as the Chairman SICASA for the year 2020 to 21. Sir has always been keen to serve the profession with dedication for the betterment of society. We are pleased to have you, sir, with us today. Our next speaker for today is CA Abhishek Jain sir. He is a practicing chartered accountant who has been honored by various government, private and social organizations for contribution in the field of taxation like Indian Post, BECIL, Honda, etc. Sir has delivered various seminars related to MSME and moreover is a motivational speaker. Sir has contributed in finalization of internal audit checklist published by ICAI as being a member of Internal Audit Standards Board, ICAI. We are glad to have you today, sir. Now, I request our speakers to please come forward and share their words with our viewers. Thank you, Vidushi. Welcome. CA Sharad Paliwal ji, Chairman, Agra Branch. CA Deepika Mittal ji, Chairperson, Agra Branch. CASA Chairperson, Agra Branch. CA Rakesh Agarwal ji, Senior Executive Member of Agra Branch. My fellow colleague, CA Abhishek Jain, and he is one of my favorite faculty, as when I served Noida as a chairman, and as not only as a chairman but as a SICASA chairman, I continuously served Gautam Budh Nagar branch for 3 years. So Abhishek Jain ji is one of my favorite faculty since then. Friends and my dear students who are present here for this virtual webinar, especially on the subject how to face CA exam. Friends, first of all, I would like to congratulate each one of you for being a part of such a prestigious institution which was formed way back on 1st July 1949, meaning thereby even before the implementation of Constitution of India. So just think about the importance of a chartered accountant. Like while the independence was there, after the independence, our leaders decided that this is the profession which is very much important for the economy of the country, and the institute was formed on 1st July 1949 accordingly. Second, I would like to congratulate for being a part of the second largest accounting body, as the ICAI is the second largest accounting body, and auditing and accounting practices which we are adopting are the best and best auditing and accounting practices. And believe me, Indian chartered accountants are doing wonders all over the world, not only in India, outside India also, and not only into the finance and accounts field, but also they are operating the company as a CEO as well. So this is what the importance of an Indian chartered accountant is. Second, I would like to tell that there is no comparison of Indian chartered accountant at all. So stop doing comparison comparison with the other profession. You are the best. Just keep this thing in your mind that you are the best. Friends, yes, rightly said by Deepika ji that facing CA exam is a very difficult task. And why it is a difficult task? However, the curriculum is almost as per curriculum. It's like the curriculum of a graduation or a post-graduation, or maybe for law, or maybe for PhD and all. But why still it is so tough for passing this exam? So important is CA means a person who is involved in decision making for any business enterprise. And while we are talking about business enterprise, while we are talking about decision making, then a person who is able to choose the best, who is able to find out the best way of
running a business, who is able to find out the best solution for earning profits, and who is able to find out the best solution for economy of the country, that person is known as a chartered accountant. So I'm sure you must be happy to know that even our most of the oldest industrialist Ratan Tata is always saying that I hired the MBAs for getting the work done, but I hired the chartered accountants for managing the MBA. So this is what the importance of the profession is. Yes, as a part of the curriculum, sure, Abhishek ji is going to tell you each and everything how to face the CA exam. I would like to highlight 3-4 points which are very important. First, while you are trying to become a chartered accountant, this is the only profession where there is no caste, creed or religion. Means there is no importance of any caste, any creed or a religion. This is one. Second, this is the cheapest course. Like if you want to be a chartered accountant, you can be a chartered accountant with a minimum amount of that is not more than 1 lakh rupees. That is again in a period of 3.5 years. And another is important thing is, this is the only course where you earn while you learn. Normally, if you go for any training, then you have to pay for that training. Like even if as a commerce graduate, if you go and ask for any institution that you would like to learn how to operate tally, then again you have to pay and then only you are learning. But here, while you go for an articleship, during your articleship, not only you learn, but also you earn whatever the stipend is. And you earn the knowledge also. You earn the confidence also. You earn the leadership skills also. My advice, I normally call all the students as FCAs because they are the future chartered accountants and they are the future of our profession. And you have to lead not only into the audit and assurance services, you have to lead in multi tasks. Nowadays, lots of opportunities are coming. Lots of chartered accountants are serving not only in India, outside India, they are into the export of services also. So I'm sure lots of opportunities are there, and believe me, over a population of 130 crores, we only 3 lakh chartered accountants are there all over the India. So this is what the percentage is. Friends, important is why we are joining this profession. This is one. Number two, while we are joining this profession, then how to study. Number three, what all hurdles are there and what all restrictions are there. As a chartered accountant, what my experience is, as mentioned by Bidushi, I was a science student. I never thought of being a chartered accountant, and I faced lots of challenges. And my experience says that while we start any profession, first of all, as mentioned by Sharad ji, we should be focused. So if you wanted to be a chartered accountant, whether you are from science stream or you are from commerce stream or you are from art stream, it doesn't make any difference. Important is you should be focused and you should be dedicated towards the profession. For that, your journey must start from your studies. What exactly we are doing nowadays, we are focusing upon the coaching classes. The day you are joining a CA, maybe for a foundation or maybe for IPCC or maybe for final, first of all, we always try to find out who is the good teacher. And we try to find out who is the one who is teaching us in such a way so that we can pass the exam. Friends, we have to keep one thing in our mind. We need not to pass the exam only. We have to be a successful chartered accountant. This profession is not a profession where, जैसे कि अपन लोग ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहाँ जो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें लिखते हैं कि 16 पेज अगर हम लिख करके आएंगे तो हमको 16 नंबर मिलेंगे. नहीं, ऐसा हमारे प्रोफेशन में नहीं है. And as I mentioned, we are looking for the managers. We are not looking for the clerks. And therefore, important is while we are learning a subject, we should learn a subject in such a way. If if anyone is asking for the question, we should be able to answer that question. And that is the only reason. If you see whosoever is doing the articleship properly, they must have seen that the client is calling a chartered accountant and they are raising their query. And at that time, most of the chartered accountants, they are not opening the books. They are responding the answers of the client because they know the answer, because they understand the subject, because they
understand the subject with each and every intricacies. So important is while you start your studies, you should start your studies with a motive that you have to learn, you have to understand the subject deeply. It is not just passing for the exam. आप एग्जाम के लिए सिर्फ आपने रट्टा मारा और रट्टा मार करके आप एग्जाम पास करके आ गए तो आपके लिए आगे प्रोफेशन में बड़ी दिक्कत आने वाली है. So important is if you start studying with dedication, if you start studying with an objective that you have to understand the intricacies of the topic, then you would be the one who would be passing the exam as early as possible and who would be achieving your goal. अपन लोग बात करते हैं नॉर्मली कि जब सीए के एग्जाम देने तो कम से कम 18 घंटे की स्टडी चाहिए. मेरे ख्याल से तो शायद 24 घंटे में से अगर आप 18 घंटे की स्टडी करने लगेंगे तो कब आर्टिकलशिप करेंगे और बाकी का काम कब करेंगे. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. मैं ये मानता हूं कि जब आपको सीए के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आपको अपनी लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा. 1 पार्ट फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, 2nd पार्ट फॉर योर आर्टिकलशिप और फॉर योर प्रोफेशन एंड 3rd पार्ट फॉर योरसेल्फ. जिस टाइम आप 3rd पार्ट में हैं, जिस टाइम आप स्टडी कर रहे हैं, उस टाइम आपको अपने आप को सारे वर्ड से डिस्कनेक्ट करना है. हमारे यहाँ आज की डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, जितना भी सोशल मीडिया है. अभी मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे जितने फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, पढ़ते टाइम भी देख रहे होते हैं कि एसएसआर के लिए केस में क्या प्रोग्रेस हुई, रिया चक्रवर्ती का अगला स्टेटमेंट क्या है. ठीक है, पढ़ते पढ़ते पता लगा ऑडिट का पेपर पढ़ रहे हैं, ऑडिट के पेपर में उधर मोबाइल में एक बीप आया, अच्छा किसका, अरे रिया चक्रवर्ती का मैसेज है, देखते हैं सीबीआई ने क्या डिसीजन लिया, क्या ये मर्डर था, क्या ये सुसाइड था. अब वो डिस्ट्रैक्शन जो आपको, जब जिस टाइम उस डिस्ट्रैक्शन आप उस सोशल मीडिया पर जाते हैं तो पता लगा आप सोच करके तो गए थे खाली मैसेज देख करके मुझे वापस आ जाना है, लेकिन उस मैसेज को रिस्पॉन्ड करते 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 पता लगा सब्जेक्ट और बुक तो एक तरफ चला गया और आप जो है वहीं बैठे बैठे सो भी गए और अगले दिन मॉर्निंग में पता लगा कि जिस सब्जेक्ट को लेकर के चले थे वो सब्जेक्ट वहीं खत्म हो गया. दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग आर्टिकलशिप करते हैं तो पहली चीज एज ए पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट, मैं पहले तो ये कहूंगा कि हमको शायद किसी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमारा जो स्टडी मटेरियल है, आप किसी भी कोचिंग क्लास में जाते हैं, आज मेरे कहने पर आप एक काम करिएगा, घर जाकर के आप देखिएगा कि जो असाइनमेंट्स आपको इस कोचिंग क्लास से मिल रही हैं या जो आपके पिछले 10 साल के 20 साल के एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, उनको आप अपने स्टडी मटेरियल से मैच करा करके देखिएगा. आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब स्टडी मटेरियल से ही आए हुए होते हैं. सिर्फ उसमें रामलाल को श्यामलाल कर दिया या श्यामलाल को नथुलाल कर दिया, इसके अलावा कोई डिफरेंस आपको उनमें नहीं मिलेगा. मीनिंग देयर बाय your study material is more than sufficient for passing the exam. The only thing is you have to study the study material very carefully. And I can assure you on behalf of the Board of Studies that the study material, there is a research committee of the institute which is doing daily research, and as and when any amendment is required, they do the amendment, they forward the amendment to the students also. And if it is not being forwarded, then what you can do, you can log in at the institute's students portal site, and then you can see what all amendments are available there. Apart from that, institute is giving you video lectures and audio lectures. These are free. That is available on the portal of the institute. And now from 1st July onwards, institute has also started giving you the free coaching classes. Note that these classes are free coaching classes. And let me tell you one thing. I remember I passed the exam in November 96, यानी जनवरी 97 में मैंने एग्जाम पास किया था. उस टाइम जब कोचिंग क्लास होती थी तो कैसे होती थी? That was a classroom teaching, where the faculty was available in the classroom and the faculty was ready to take all your queries. Nowadays, what kind of teaching is there? That is in a virtual mode. And in that virtual mode, more than 1,000 students are sitting in a room, or maybe they are doing this coaching from home. If we have to go for a coaching class into a virtual mode, then what is the harm in taking the classes of the institute? That is again free of the cost and best of the best faculties. The institute is selecting best of the best faculty. This is the another thing. Second, as I mentioned, that you have to disconnect from your social media. At the same time, you have to first decide whether you really wanted to be CA. ये आपने जो सीए प्रोफेशन को चूज किया, किसी के कंपल्शन में चूज किया? क्या आपके पेरेंट्स का कोई कंपल्शन था? क्या आपके फ्रेंड्स का कोई कंपल्शन था? क्या आपके रिलेटिव्स का कोई कंपल्शन था? अगर ऐसा कोई कंपल्शन है और आपका मन नहीं है तो आप वो करिए जो आपका मन है.
आप बिल्कुल भी फोर्सफुली इस प्रोफेशन में मत आइए, क्योंकि इस प्रोफेशन में आने का फायदा फिर नहीं होगा, क्योंकि जहां आप एक बार दो बार फेल हुए, यू मे स्टार्ट गेटिंग डिमोटिवेटेड एंड देन आफ्टर दैट द फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसके बाद इंस्टीट्यूट पर ही जिम्मेदारी आती है कि साहब इंस्टीट्यूट पास नहीं करता, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, एग्जाम भी बड़ा अच्छा किया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने पास नहीं किया। मैं आज आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, यहाँ पे आप अपनी कॉपीज मंगा करके देखें, कई बार आपको ये मिलेगा कि आपकी कॉपी में टोटल शायद 40 था, लेकिन आपकी मार्कशीट में मार्क्स 42 हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क फ्री देता है। इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया होगा कि कॉपी में आपके 40 मार्क्स हैं और इंस्टीट्यूट ने मार्कशीट में 38 कर दिए, ऐसा केस आपको मिलेगा ही नहीं। आपको केस ऐसा मिलेगा कि आपके कॉपी में टोटल जो है 40 था, बट आप जब मार्कशीट में देख रहे हैं तो 42 है, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने आपको ग्रेस मार्क दिए, कंसीडरिंग द डिफिकल्टी ऑफ अ पेपर, कंसीडरिंग सो मेनी अदर फैक्टर्स। हमारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग द एवेल्युएशन। Friends, I can assure you, as far as the evaluation process is concerned, there is a very transparent evaluation process, और उसमें इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉडल आंसर्स जाते हैं, और जो इन्विजिलेटर्स जो एग्जामिनर्स हैं वो उसको प्रॉपरली एग्जाम करते हैं। 3 लेयर सिस्टम है। पहले आपके पास 10 कॉपीज जाएंगी। मान लीजिए दीपिका जी को इवेल्युएशन करना है, दीपिका जी के पास सैंपल की 10 कॉपीज जाएंगी, दीपिका जी उन 10 कॉपीज को चेक करके सेकंड लेवल के एग्जामिनर को भेजेंगी, वो उनको चेक करेगा, फिर इंस्टीट्यूट का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट चेक करेगा, एंड इफ दे फील सेटिस्फाइड दैट शी इज डूइंग प्रॉपर चेकिंग, देन ओनली शी विल गेट द फर्दर नोटबुक्स। और उसके बाद भी जब इनका सब कुछ चेकिंग होकर के आती है, देन ऑल्सो एक काउंटर एग्जामिनेशन चेक होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी अगर हम बात करें तो अभी हम डिजिटल इवेल्युएशन पर जा रहे हैं, तो वो सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूट कभी फेल नहीं करता, फेल हम खुद होते हैं। एक चीज मैं यहाँ ऐड कर दूं कि हम जब लोग एग्जाम में देने जाते हैं, मैं एक 2-3 टिप में से ये तीसरी टिप है जो मैं देना चाह रहा हूं। तो जब हम एग्जाम में सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारा एग्जाम है तो उससे पहली रात हम सोते नहीं है बिल्कुल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बिफोर एग्जामिनेशन वी हैव टू टेक ए साउंड स्लीप, एंड व्हाइल यू गो फॉर एन एग्जामिनेशन आपके दिमाग में ये इतना होना चाहिए कि जितना आपने पढ़ाया उसी में से आएगा, और नहीं आएगा तो मैं इतना कैपेबल हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको मैंने नहीं पढ़ा, मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। ठीक है। थर्ड, इसी में मैं एक और चीज सजेस्ट करूंगा, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। तो व्हाट आई सजेस्ट, लाइक बिकॉज द एग्जामिनेशन टाइम इज फ्रॉम 2 to 5, so what I suggest you all at home start writing the answers of some question papers, old question papers। 2 to 5 आप अपने रूम में बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल की कंडीशंस बना लीजिए, एसी स्विच ऑफ कर दीजिए, पंखा जैसे सेंटर्स पे बड़ा धीरे धीरे चल रहा होता है उस तरीके का धीरे धीरे पंखा चला करके, एक वाटर बोतल साथ में रख के और घड़ी साथ में रख के कि सिर्फ मेरे को ये पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, एंड स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे। So while you go for an examination, then आपको वो 3 घंटे इजी लगेंगे, क्योंकि आप उसकी 1-1.5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसमें आपकी 3 चीजों का फायदा होगा। एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट उसमें कवर होगा कि विद इन 3 आवर्स आप कितना आंसर दे पा रहे हैं, स्पीड कम है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरे, उस एनवायरनमेंट में आपको पेपर लिखने की आदत पड़ जाएगी। और तीसरा, 2 से 5 के बीच जो, क्योंकि हम लोग लंच करते हैं तो 2 से 5 के बीच जो नींद का टाइम होता है, वो उस चीज को भी आप भगा सकते हैं। And last important cheez I would like to tell, because Abhishek ji is having a detailed PPT and he's going to discuss in detail. At last, I would like to say, once you come out from the examination hall, need not to discuss your paper with your friends. एक और बात बता दूं आपको, आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप हमेशा देखिएगा, जो दोस्त कहता है ना आपका, यार मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा तूने तो पूरे 4 सब्जेक्ट कर लिए, मेरा तो यार अभी कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं कैसे एग्जाम पास होगा, और वही एग्जाम पास करके निकल आता है, क्योंकि वो अपनी बात आपसे शेयर ही नहीं कर रहा, और आपके सारे आपकी जो आपके अंदर की मन की बातें हैं ना, वो सारी निकाल के, अच्छा तेरा कॉस्टिंग पूरा हो गया, अरे यार मेरा तो बिल्कुल नहीं कर पाया कॉस्टिंग। तो ये अब आप बड़े आप उसमें, जैसे उसने कहा यार मैं कुछ नहीं कर पाया और मेरा पूरा हो गया, आप बड़े खुश होते हैं, यार मेरा सब्जेक्ट तो पूरा हो, चल यार मैं तो पास कर ही लूंगा। और जैसे ही आपके अंदर ये फीलिंग आई कि मैं तो पास कर ही लूंगा, तो आप क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट पर अपना कंट्रोल धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर देते हैं। नहीं ठीक है, मेरा तो तैयार है, मेरे को क्या करना है। एंड मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, सबसे ज्यादा हमको दिक्कत उसी सब्जेक्ट में आती है जिसमें हम सोचते हैं कि ये तो मेरा बिल्कुल पक्का है, इसमें तो मेरे 100 में से 100 मार्क्स आने वाले हैं, उसी में अपन खोते हैं। ठीक है, तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से निकल के आ रहे हैं, आपको
एक परसेंट भी जिस किसी भी फ्रेंड से, चाहे वो आपसे ज्यादा होशियार हो या आपसे कमजोर हो, किसी से भी अपना आंसर टैली करने की जरूरत नहीं है। जो आपने कर दिया वो तो हो गया, उसमें तो कोई चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आएगी, लेट्स से फाइनल अकाउंट्स का पेपर है, फाइनल अकाउंट्स में मान लीजिए बैलेंस शीट का आपका टोटल एक्स आ रहा है और आपके फ्रेंड्स का वाई आ रहा है। अब आप क्या करोगे कि एग्जामिनेशन सेंटर से जाने के बाद उसका टोटल मैच करा दोगे, मेरी गलती कहाँ हो गई, उस पेपर को दोबारा सॉल्व करना शुरू कर दोगे। यार मैंने यहाँ भी ठीक प्लेस किया, यहाँ भी ठीक प्लेस किया, कल तो मैंने एक हफ्ते पहले तो मैंने रिवीजन क्लास ली थी, रिवीजन क्लास में भी सर ने ऐसे ही बताया था, तो मेरा रह कहाँ गया। ठीक है, अब वो मेरा रह कहाँ गया में आपका दूसरा पेपर खत्म हो गया। तो एक गांठ बांध लीजिए कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर से निकलने के बाद अपने किसी भी अच्छे या खराब, आपसे होशियार है या आपसे कमजोर है, किसी भी मित्र से पेपर डिस्कस नहीं करना क्योंकि पेपर डिस्कस करने का मतलब है आपने अपने अगले दिन का पेपर खराब कर लिया। एंड फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट few tips which are important for the purpose of how to pass your C examination। जब तक आप स्ट्रेस फ्री नहीं होंगे, एग्जाम देते टाइम आप जब भी जा रहे हैं आपको उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मजबूत है आपका, उसका रिवीजन आप बाद में कर लीजिए, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसकी आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। इंपॉर्टेंट ये है जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको ये नहीं है कि आप गए, आपने पेपर पढ़ा और आपने उसके बाद उसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पूरा पेपर 15 मिनट कम से कम 2 बार पढ़िए, उसमें आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें डिफिकल्टी आ सकती है। तो जो क्वेश्चन आप पहले अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आप उनको सॉल्व करिए, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करिए। बट कई बार क्या होता है, जिस क्वेश्चन को आप सोचते हैं कि इसका आंसर मैं बड़े अच्छे से दे पाऊंगा, उसी में कहीं जाकर के अटक जाते हैं। And what I have seen, what I have observed, that if I am writing an answer of a question and if I got stuck up in the middle of the question, at times I don't mind spending 1 hour, 2 hour on the same question. पता लगा कि 3 घंटे में से मैंने 1 घंटा सिर्फ उस क्वेश्चन में खराब कर दिया जिसके लिए मैं ये थॉटफुल था, जिसके लिए मैं श्योर था कि इस क्वेश्चन को मैं बड़े आसानी से कर पाऊंगा। और इसमें तो मेरा बिल्कुल परसों ही मैंने कोचिंग में किया था और मैंने कल तो रिवीजन भी किया था और उसको एज इट इज मैंने छाप देना था। अब मैं अटक जाता हूँ। क्यों अटक जाता हूँ? क्योंकि उस क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी लाइन दी गई होगी जिसको आपने प्लेस नहीं किया, राइट? जो आपने अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था उसमें नहीं थी वो लाइन, राइट? तो हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर करें। और फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीजें हमारे एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं। आपका बैलेंस शीट का टोटल टैली हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने आइटम्स को प्रॉपरली एलोकेट कर दिया है, सेक्शंस मान लीजिए आपके 16 नंबर का क्वेश्चन है तो 16 नंबर में कम से कम 8 आइटम्स ऐसे होंगे, पर आइटम आपने उनको प्रॉपरली एलोकेट कर दिया है तो आपको जिन जिन आइटम्स को प्रॉपरली एलोकेट कर दिया उनके नंबर मिल जाएंगे। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं सेक्शंस की, बिल्कुल जो जैसे टैक्स के पेपर में बिल्कुल कोशिश करेंगे, टैक्समैन ने जो डेफिनेशन दिया है, बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन दिया है उसी के हिसाब से चलेंगे। सैलरी की डेफिनेशन है, हम सैलरी मीन्स कि एक्ट में सैलरी मीन्स लिखा हुआ है, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्ट में जब सैलरी मीन्स लिखा हुआ है तो उसमें आइटम्स डिफाइंड है, वो डिफाइंड आइटम्स ही उस सैलरी का पार्ट है। बट हम कोशिश क्या करते हैं, लिखते हैं सैलरी मीन्स जो आइटम आपके बेयर एक्ट में दिए हुए हैं वो तो हमने डाल दिए, 4 अपनी तरफ से और ऐड कर दिए, आपकी डेफिनेशन गलत हो गई। तो आप बोलेंगे अतुल जी ने तो कहा था कि अगर सैलरी मीन्स की जगह सैलरी इंक्लूड्स कर देना अगर आपको आइटम श्योर ना हो। आपने तुरंत उसको सैलरी मीन्स की जगह सैलरी इंक्लूड कर दिया, बट अगेन आपने आइटम 16 की जगह 18 कर दिए, तभी वो आंसर गलत हो जाएगा। हमें बड़ा पर्टिकुलर रहना है, जितना हमको याद है, जितनी रेलेवेंट आंसर्स हैं वही हमको देने हैं। हम लोग केस लॉ मेंशन करने की कोशिश करते हैं, साइटेशन एक्स की होती है, फैक्ट्स ऑफ द केस वाई के आ जाते हैं और जजमेंट जेड का चला जाता है क्योंकि एग्जाम टाइम में हम इतने स्ट्रेस रहते हैं कि बहुत सारे केस लॉ पढ़े होते हैं। पता लगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, आपने हाई कोर्ट का दिखा दिया, साइटेशन एक्स थी, साइटेशन आपने वाई कर दी, तो आपके नंबर 0 आने वाले हैं। लेकिन आप केस लॉ पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि कोचिंग क्लास में आपको बताया गया था कि अगर आप केस लॉ मेंशन करेंगे तो नंबर ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं कहीं भी साइटेशन भूल रहा हूँ, कहीं भी मैं केस लॉ भूल रहा हूँ, मैं क्या सिंपल सा एक आंसर डाल सकता हूँ
In a similar case, an apex court has given the decision. In a similar case, citation भूल जाइए, facts of the case डालिए और कोर्ट का डिसीजन क्या था वो डालिए. अगर 6 नंबर नहीं मिलेंगे तो 2 नंबर तो मिलेंगे, 0 तो नहीं मिलेगी. हमारे यहाँ एक एक आधा आधा नंबर काउंट करता है. That is again more important. So I believe rest of the things I would like that CA Abhishek Jain ji is going to take, especially on the how to face the CA exam, and I'm sure he's going to tell you like how can you be stress free. मेरा सिर्फ एक ही at the end of the day, at the end of my deliberation, I would like to tell you only one thing: focus on your studies, divide your time. आपको 18 घंटे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपने 6 घंटे भी अपने आप को सोशल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके 6 घंटे, मतलब आप समझ लीजिए कि उस 6 घंटे में आपको किसी से कनेक्ट नहीं करना है, 6 घंटे पढ़ लिए, मोर देन एनफ है. एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग एट लास्ट, योर आर्टिकलशिप इज इक्वली इंपॉर्टेंट. देयर आर सब्जेक्ट्स which are helpful for passing your exam, like audit, like direct tax, like GST. अगर आपने आर्टिकलशिप प्रॉपरली की है तो आप इन एग्जाम्स को, अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा भी आ गया जो आपने नहीं पढ़ा है, then you would be able to attend that. Like आगरा में बात करूं तो आगरा में बहुत सारे ट्रस्ट हैं, मंदिर है, किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उन ट्रस्ट का ऑडिट होता होगा. बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब ट्रस्ट में आते हैं. अब आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आपने ट्रस्ट के बारे में पढ़ के ही नहीं गए कि भाई हाउ टू वाउच दिस और हाउ टू डू द ऑडिट ऑफ ए ट्रस्ट या हॉस्पिटल, आप करके ही नहीं गए, बट आपने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में किया हुआ है, आर्टिकलशिप में किया हुआ है, एंड यू वुड बी एबल टू आंसर. आपका सिर्फ क्या दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है, ट्रस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, या हॉस्पिटल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, मंदिर का कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है. उस तरीके से जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आई एम श्योर you would be able to answer the question. So here the important is you all would be there in your articleship with dedication. आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आर्टिकलशिप में सुबह की भी कोचिंग कर ली आपने ज्वाइन और शाम की भी कोचिंग कर ली, और ऑफिस पहुंचे 10:30 बजे और 4:30 बजे घड़ी देखना शुरू कर दिया कि शाम की क्लास है. आपको आज एक बात बता दूं, जब आप 2 क्लास एक साथ करते हो और ऑफिस भी ज्वाइन करते हो तो आपने जो सुबह पढ़ा उसका रिवीजन का भी टाइम आपके पास नहीं मिला, और जो शाम को पढ़ा उसका भी रिवीजन का टाइम आपके पास नहीं मिला. आप अपना सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हो. अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा आप कोचिंग क्लास में मत जाओ, आप जाओ, लेकिन एक टाइम की क्लास, जिससे कि दूसरे टाइम उसका रिवीजन आपने अगर मॉर्निंग की क्लास ली है तो आप शाम को कम से कम रिवीजन तो कर पाओ आपने सुबह क्या पढ़ा. और मेरा उसमें सजेशन क्या है, whenever you take the classes, you take the class in the evening. क्यों? क्योंकि जब आप इवनिंग मॉर्निंग दोनों क्लासेस लेते हो, मॉर्निंग क्लास ली आपने, डे टाइम में ऑफिस में चले गए, तो यानी कि जो सुबह पढ़ा उसमें से काफी कुछ वॉश आउट हो जाता है. लेकिन जब आप शाम को पढ़ने जाते हो तो आपको ऑफिस का स्ट्रेस खत्म हो गया, आपका फोकस सिर्फ स्टडी पर है. आप जब कोचिंग क्लास लेकर के वापस घर आते हो तो घर आकर के भी आप 2 घंटे लगा करके रिवीजन कर सकते हो, बट वो सुबह की क्लास में पॉसिबल नहीं है. जब आप एक बार रिवीजन कर लोगे तो चीजें वापस आपको रिवाइव हो जाती है. ठीक है, so this is what I would like to tell, and I'm really thankful to Agra branch for inviting me for this deliberation, and I'm sure all my future chartered accountants will get benefit of the today's deliberation of CA Abhishek Jain ji. And now once again I'm thankful to all the participants, and thank you to Deepika ji and Sharad Paliwal ji and Rakesh ji, and over to Vidushi for further proceeding of the session. Thank you very much. Thank you so much, sir. That was very appraising for all of us, and I believe that every one of us will be following the tips that you gave us. Now I request CA Abhishek Jain sir to please come forward and share his words with our viewers. Thanks a lot, Vidushi, for your great moderation. I believe I am audible enough. Yes, sir. Yes, and thanks a lot, Atul sir. Always be grateful. Even being a speaker, जो students रहते हैं, it's again a privilege for all of us, and especially the speaker, to have Atul sir with us. Reason being, आधा काम तो वैसे ही हल्का हो जाता है, और remaining part आपको केवल जो हम wind up process में रहते हैं वो करना रहता है. So it's again a great thing as far as Atul sir is concerned. Thanks a lot, Sharad sir, Sharad Paliwal sir, Chairman Agra branch. Thank you, Rakesh sir, Deepika ma'am, Chairperson. And it's again a great thing that Agra branch is always eager to spread the knowledge
through by various webinar and seminars, irrespective of the situation that we have right now. और ये एक डिपेंड भी करता है कि हमारे लीडर्स कैसे हैं और किस तरीके से वो आने वाली जनरेशन के बारे में सोचते हैं, और ये हम समझ भी सकते हैं कि द वे वी आर गोइंग और किस तरीके से हम स्टूडेंट्स के लिए भी इन दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक सिचुएशन हम सेमिनार कर रहे हैं। और जैसा कि हम बात करते हैं, अतुल सर ने भी बोला कि वी आर द बेस्ट बिकॉज यू आर द बेस्ट एंड मी आर द बेस्ट। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट बनाने के लिए और सीए प्रोफेशन को बेस्ट बनाने के लिए जरूरी है कि बीइंग अ सीए, बीइंग अ स्टूडेंट, हम एक तरीके से बेस्ट हों। और मैं बात केवल अपने प्रोफेशन की इतनी 2 लाइनों से कह के शुरू करूंगा इस पर्टिकुलर सेशन को, एंड यू ऑल एग्री विद मी कि होता क्या है, हम छोटी छोटी चीजों में अपॉर्चुनिटीज देखते हैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कुछ लाइनें हैं हमारे विष्णु सक्सेना जी की, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम। जुगनू दिखा दो मुझे रास्ता, रात काली है लंबा सफर है मेरा। बिल्कुल सही बात है कि हमें छोटी छोटी चीजों से मोटिवेशन मिलना चाहिए। और एक बात और कही, जैसे कि राकेश सर और शरद सर दोनों ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप ढंग से सोचते हैं तो पूरी कायनात आपको उस काम को कराने में जुट जाती है। और एक बहुत अच्छा डायलॉग याद आता है मुझको, एक बड़ी फेमस मूवी थी ओम शांति ओम। अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। सेड बाय शाहरुख खान, रिटन बाय whom I don't know, but effectively very true। और जब हम बात करते हैं इन सभी चीजों की और सीए प्रोफेशन की, एग्जाम की, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, हमें देखना पड़ता है, हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोचें कि एक शॉर्ट टाइम दिया जाए और हम पास हो जाए, सीए बन जाए। डेडिकेशन चाहिए होता है। हाँ, ये जरूर है, स्मार्ट स्टडी काम आती है। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस, जैसा कि अतुल सर ने भी बताया, जरूरी नहीं है कि हम 18 घंटे पढ़ें। जरूरी ये है हम हाउ प्रोडक्टिव वी आर, हमारा जो प्रोडक्टिव टाइम है वो कितना है। 18 घंटे पढ़े और हमारा जो टारगेट था हम फुलफिल नहीं हो पाए, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। हम 6 घंटे पढ़ रहे हैं पर प्रोडक्टिविटी सॉलिड है और हम कवर कर पा रहे हैं व्हाट वी हैव टारगेटेड, तो दैट्स अगेन अ फाइन इनफ एज फार एज स्टूडेंट लाइफ इज कंसर्न। और and it's great privilege for me as well that I am interacting with the future hem of the institute। और इंस्टीट्यूट हमेशा यंग जनरेशन से कुछ ना नई एक अपेक्षाएं करता है। और राइटली सेड बाय अतुल सर कि आज हम सीएस को ऐसा नहीं है कि बीइंग अकाउंटेंट, बीइंग टैक्स कंसल्टेंट से देखा जाता है। आवर रोल इज वेरी वर्सेटाइल। एग्जाम की हम जब बात करते हैं और रोल की जब बात करते हैं, वेरी वर्सेटाइल। और क्लाइंट हमसे आके पूछता है कि सर वो तो ठीक है, अकाउंटिंग तो हमारा एक लड़का कर लेगा, ऑडिट भी हम करवा देंगे, आप तो ये बताओ हमें आगे बिजनेस बढ़ाना कैसे है। तो उस माइंडसेट के साथ हमें अपने इस माइंड को ट्रेंड करना पड़ेगा और उसी माइंडसेट के साथ एग्जाम के साथ उतरना पड़ेगा कि हम इंजॉय कर रहे हैं उस एक्टिविटी में जो हमारे कैरियर को बना रही है और जिससे हमें अपने इंस्टीट्यूट को बनाना है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं पीपीटी शेयर करता हूं बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट। और हम वन बाय वन चलेंगे और कोशिश करूंगा कि आज बाय द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन वी विल हैव अ ग्रेट थिंग विद अस और वी विल हैव सम क्लू कि हमें एग्जाम में पास होने के लिए ऐसी क्या चीजें करनी है जिससे हम इफेक्टिवली और कम से कम टाइम में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें और उन 3 घंटों का मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें, जिसके लिए इंस्टीट्यूट हमेशा कहता है कि आपका मेंटल स्टेट बड़ा काम का होना चाहिए उन पर्टिकुलर 3 आवर्स में। तो आई एम गोइंग टू शेयर माय प्रेजेंटेशन विद यू। I believe it is visible to all of you. Now, फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जाम एंड टाइम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, एक सबसे, और जैसा कि अभी मैसेज भी आया और कुछ हैंड रेज भी हो रहे हैं, व्हाट वी विल डू, हम
सेशन के बाद में क्वेरीज लेंगे, रीजन बीइंग क्योंकि हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, और इवन आफ्टर दैट आगरा ब्रांच आपके साथ है और मैं ऑलवेज आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, इररेस्पेक्टिव कि भाई आप कहीं एंगेज हैं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, हम क्वेश्चन आंसर सबके लेके जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। अब हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ द दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन सीए एग्जाम और टाइम मैनेजमेंट की। फ्रेंड्स होता क्या है, ऑलवेज हम खड़े होते हैं और सोचते हैं अरे यार आज ये करना है, बड़ा एक सामने हमारा टाइम शेड्यूल रहता है, हमारा प्लानिंग रहता है, बट होता क्या है, अरे यार ठीक है यार कल कर लेंगे, आज थोड़ा सा मन नहीं हो रहा, और इस टुमारो का कोई एंड नहीं है। एक बुक है बड़ी अच्छी, पावर ऑफ नाउ, मतलब अभी की ताकत जो है, आपने जो डिसाइड किया अभी किया, दैट्स इट, एंड यू विल गेट द रिजल्ट over the period of time. Once you habit to do the things immediately without avoiding that particular task, तो आप रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। इवन आपको समय के पीछे नहीं भागना है, समय आपके साथ चलेगा। तो टुमारो इसको आप अपने डिक्शनरी से हटा दें। मैंने एक फनी साइड में लिखा है, मिस्टिकल लैंड वेयर 99% ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन एंड अचीवमेंट इज स्टोर्ड। एक ऐसा है जिसका कोई पता नहीं है, सारे हम सब यही कहते हुए मिलते हैं कि भैया कल कर लेंगे, तो ये कल वाला फिलोसफी हमारे डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए। और इसी को मैंने एक पर्टिकुलर, आप देखिए होता क्या है, कई बार जैसे कि अभी हमारे ऑफिस बियरर और हमारे जो मेंटर हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है, सभी कह रहे थे कि टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम इंस्टीट्यूट हमको फेल करता है। देखो, और हमारे पास कई बार ऐसा स्टूडेंट, मेरे पास कई ऐसे मैसेज आते हैं, बिकॉज इवन आई एम आल्सो डायरेक्ट टेक्स्ट फैकल्टी फॉर एनआईआरसी और taking this is only for the institute, I am taking the session only for the institute, not private। तो उसमें भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर मेहनत तो बड़ी करी, लक नहीं था हमारा, अब की बार तो काम ही नहीं किया सर, मैं तो बहुत लिख के आया, 98 मार्क्स मैंने कवर किए सर, पास नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट बड़ा हार्ड लग था। एक फ्रेंड्स एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, वेरी इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। आपने माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, मेरे ख्याल से कई लोग जानते भी होंगे इसको, और ब्लडी स्विमर, ब्लडी इसलिए बोल रहा हूं मैं 2008 ओलंपिक, ही हैज वोन 8 गोल्ड मेडल, म्यूनिक में था 8 गोल्ड मेडल। आप समझते हैं, जब हम ओलंपिक्स की पदक तालिका देखते हैं, वहां कंट्रीज के गोल्ड मेडल 1 2 3 4 मिलते हैं, उस बंदे के नाम पे 8 के 8 गोल्ड मेडल थे। आप समझ रहे हैं क्या क्या मतलब मायने रखता 8 गोल्ड मेडल। एंड ही हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड, आई थिंक 36 years old। आई रिमेम्बर 1972 में जब ये ओलंपिक हुए थे, उसके बाद 36 साल लगे इसको टूटने में। और अर्लियर इसका जो रिकॉर्ड था वो था मार्क स्पिच के नाम से, MARKSPITCH। वेरी ट्रू स्टोरी, आप सर्च मार के देख सकते हैं कैसा रिकॉर्ड किसके नाम से था। तो मार्क स्पिच था जिसके नाम पे 6 गोल्ड मेडल थी। और बात आती है 2004 की, 2008 से पहले चाइना में शायद हुआ था। 2000 हो सकता है ऊपर म्यूनिक और चाइना आपस में बदल गए हो, इतना में हो सकता है ऊपर नीचे हो गए हो, बट 2004 में जो ओलंपिक था उसके अंदर माइकल फेल्प्स ने 6 गोल्ड मेडल जीते, 6 गोल्ड मेडल जीते। अब वो रिपोर्टर, उनके 2004 की बात कर रहा हूँ, 2008 की नहीं, 2008 में उसने 8 जीते। 2006 में रिपोर्टर उसके पास पहुंचा और बड़ा उनसे पूछता है माइक लेके कि सर इट मस्ट बी योर लकी डे, इट मस्ट बी योर लकी डे। वो माइकल फेल्प्स उसका हाथ पकड़ता है कि भाई इधर बैठ तू मेरे पास, मैं बताता हूं होता क्या है, लिसन मी केयरफुली। द वर्ड ही सेड रियली इंस्पिरेशनल वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ अस। उसने बोला भाई जब 2008 में जो गोल्ड मेडल जीते उसने 8, ये तब के इंटरव्यू की बात है, 8 में जब गोल्ड मेडल जीते तो उसने बोला उस रिपोर्टर को कि भाई 2004 में मैंने 6 गोल्ड मेडल जीते, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं था। रीजन, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं टूटा था, 6 का 6 रिकॉर्ड थे। और 2004 से 2008 के दौरान 4 सालों में, क्योंकि हर 4 साल में होते हैं, मैंने 10,000 घंटे प्रैक्टिस की है स्विमिंग की। अगर आपकी गणित अच्छी है, 10,000 घंटे मतलब 2500 आवर्स इन अ ईयर। और अगर आपकी मैथमेटिक्स और भी स्ट्रोंग है, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर पे, 2500 घंटे एक साल का मतलब क्या हुआ पता है?
7 से 8 घंटे हर एक दिन, सैटरडे संडे को अगर वो अवॉइड करें तो इवन उससे ज्यादा ही होगा। आप 7 से 8 घंटे, माइकल फेल्प्स उसको बोलता है, आप 7 से 8 घंटे डेली 4 साल तक पानी में रह के दिखाइए, आपकी चमड़ी गल जाएगी। और आप कहते हैं ये इट मस्ट बी योर लकी डे। भैया बड़ी मेहनत की है मैंने इन 8 गोल्ड मेडल की। लक तो बात का बात है, मेहनत जो करी है वो किसी को दिखाई नहीं देता और आप कहते हैं मस्ट बी लकी डे। तो फ्रेंड्स ये सेम स्टोरी हमारे साथ काम आती है। हमारा जो परिश्रम है, हमारा जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है, दैट स्पीक्स, वो बताता है लोगों को कि हमने क्या किया है, रादर कि हम एक्सक्यूजेस हम कई बार होते हैं और कई बार दे भी देते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक रियल स्टोरी है जो हमें इंस्पिरेशन देती है। तो हम भी उस तरीके से अपने आप को मोल्ड करें, तैयार करें। एग्जाम का टाइम है और इस तरीके से अपने कंटेंट्स को तैयार करें, एक्सक्यूजेस ना दें, जो हो गया सो लेट इट बी, rather than thinking of that and wasting your time, a crucial time, उससे कोई भी रिजल्ट हासिल नहीं होने वाला। आई बिलीव, ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, अगर आपके पास प्रॉब्लम है, डोंट थिंक अबाउट द प्रॉब्लम, ऑलवेज सी अहेड, आपके पास सॉल्यूशन क्या है। अगर आपके पास सॉल्यूशन ये है तो वर्क ऑन दैट रादर देन थिंकिंग ऑन द प्रॉब्लम। आपके पास पता है अगर मैं इस सब्जेक्ट में कमजोरी है तो आप उसका सॉल्यूशन देखिए, रादर देन कि यार इसमें तो मैं पास ही नहीं हो सकता, रादर देन कि मैं इसमें ये नहीं कर सकता। तो वी शुड ऑलवेज ट्राई इन सच ए वे कि हमारा बेस्ट आउटपुट निकल के आए। बात करते हैं हमारा जो सीए कोर्स एग्जाम की तरफ ही बढ़ रहा हूं, और इटसेल्फ ए परफेक्ट टूल फॉर मैनेजिंग टाइम एंड स्ट्रेस इफ वी कंपेयर इट विद अदर प्रोफेशन। फ्रेंड्स बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स, और हमें किस तरह से एग्जाम को फेस करना है इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मोटिवेशन किस तरीके से हमारे सीए में घूमता रहता है और किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं। थिंग्स सराउंडिंग अस, होता क्या अलग प्रोफेशन है हमारे कोर्स में, हमारे सीए के साथ में, लाइक एमबीबीएस, एमबीए, एलएलबी, बीबीए, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनली साथ साथ रन करते हैं हमारे सीए प्रोफेशन के साथ। और अदर प्रोफेशन में होता है क्या, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, आप एग्री करेंगे। सेमेस्टर वाइज एग्जाम में क्या होता है, दीपिका जी आप भी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ में अटैच हैं और आप देखते हैं अदर प्रोफेशन को भी कि इंजीनियरिंग है, एलएलबी है, वहां पे क्या होता है सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं। और किसी सेमेस्टर में आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, उसको नॉर्मली कहते हैं बैक लगना। आपका अगला सेमेस्टर है उसमें पास हो जाओगे आप, उसमें भी नहीं हुए कोई बात नहीं, अगला सेमेस्टर है उसमें पास हो जाओगे। आपने बहुत कम सुना होगा कि एक इंजीनियर इंजीनियरिंग के लिए घुसा तो सही, निकला नहीं वापस, जो घुसा सब इंजीनियर बन गए। कई बार ये जो हमारे पुल टूट जाते हैं वो उसका एक एग्जाम्पल है, आप समझ रहे हैं। पर और उसका भी इतना इम्पैक्ट, इतना लोगों के, आप देखना जो आईआईटीएंस हैं, जो आप इतने सारे, मैं तो केवल पर्टिकुलर कोटा की भी बात करूं, आप देखो वहां इतने केसेस आते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट फेल हो गया, दे ट्राई टू कमिट सुसाइड। इतना ज्यादा वो लोड ले लेते हैं सर पे और उनको कुछ समझ में ही नहीं आता कर क्या। और हमारे यहाँ प्रोफेशन में क्या होता है, सीए प्रोफेशन में एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 8 के 8 वापस देने हैं भाई। और हमें मोटिवेशन तो तब मिलता है जब एग्जाम रूम में एंटर करते रहे, देखते अरे यार वही लोग बैठे हैं जो पहले बैठे थे, जबरदस्त मोटिवेशन आता है, अरे यार ये तो कोई। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है, आगे वाला जो एग्जाम में बैठा होता है, पीछे वाला वही बंदा मिलता है, अरे यार तू भी, हाँ मैं भी, बोलो ठीक है माहौल, चलो काम में लगे रहो। हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है कि फेल होना कोई डेस्टिनी नहीं है, फेल होके बाउंस बैक करना एक जो मेन बंदा होता है, जो कहते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ, वो काम करता है। तो फ्रेंड्स हमारा कोर्स इस तरीके से डिजाइन है, हमारी आर्टिकलशिप इस तरीके से डिजाइन है, मैं उस पर नहीं बोलने वाला, मैं केवल बात करूं एग्जाम के दिनों की कि मोटिवेशन आपको हर तरह से आना चाहिए, क्योंकि ये माहौल थोड़ा सा ऐसा है, उसमें अपने आप को संभाल के रखना और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना अपने आप में एक चैलेंज है। हम आगे बढ़ते हैं एक और, क्योंकि एज अतुल सेड लाइटली टोल्ड, डोंट वरी वी आर ऑलवेज ऑन अ हायर नोट, वो तो है ही है। और जब एग्जाम में हम बात करते हैं तो देखो एक कार्टून है, तो मैंने केवल एक पिक्चर यहाँ पे आपके सामने साइड की है। एक बंदा खड़ा है, दोज हु हैव, पहली विंडो पे दोज हु हैव टाइम स्टैंड इन लाइन हियर, और जो सेकंड विंडो है वहां पे लिखा हुआ दोज हु डू नॉट हैव टाइम स्टैंड इन लाइन हियर। हमारी सिचुएशन वैसी ही होती है, हमें टाइम है ही नहीं, बस भेड़ चाल चलना है। मेरे पास, मेरे को मालूम नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने 8 सब्जेक्ट की कोचिंग करी है तो मेरे को भी करनी पड़ेगी, इररेस्पेक्टिव द सिचुएशन आई एम हैविंग। मेरे पास फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रिंसिपल अलाउ करेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या मेरे को मेरा टाइम अलाउ करेगा, कोचिंग मेरे से 25 किलोमीटर दूर है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे को एक चीज पता है, मेरे एक फ्रेंड ने, मेरे 10 फ्रेंड ने 8 सब्जेक्ट की कोचिंग की है, वो मेरे की करनी पड़ेगी, दैट्स इट, दैट्स वाई
वी डू नॉट हैव टाइम, स्टैंड इन लाइन हियर। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें अब लाइन वहां से शुरू होनी चाहिए जहां हम खड़े हों, राइट। तो कुछ ऐसा यूनिकनेस होना चाहिए हमारे पास। अब हम एग्जाम प्रिपरेशन की बात करेंगे, फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट 7 और 8 सब्जेक्ट फाइनल के, राइट। अब इनमें स्ट्रेस और टाइम और एग्जाम फेस कैसे करना है, और आर्टिकलशिप में भी हम कई बार रहते हैं, इन सभी चीजों को कंसिडर करते हुए मैं वन बाय वन स्ट्रेटेजी के साथ में कवर करता हूं आपके साथ फ्रेंड्स। और माइट पॉसिबल यू विल बी इन अ सिचुएशन कि आप इवेलुएट कर पाए आपने अभी तक क्या किया है और किस तरीके से किया है। फर्स्ट थिंग दैट इज इग्नोरिंग इंस्टीट्यूट, स्ट्रेटेजी बता रहा हूं एग्जाम को फेस करने की। और ये हमारे आने वाले एग्जाम अभी जो नवंबर में उनके लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो हमारे और फ्रेंड्स लोग हैं, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जुड़ चुके हैं, उनके लिए भी है। इग्नोरिंग इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस मैनुअल। देखो फ्रेंड्स, अब मैं ये नहीं कहता, नीचे वाला मेरा एक और पॉइंट है कि नई बुक रेफर नहीं करना है, वो मैं अभी ले रहा हूं। ऐसा नहीं, आपने अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल मॉड्यूल नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स अगेन बाइबल हम कह सकते हैं, गीता बाइबल की अगर पर्टिकुलर हमारे कोर्स की बात करें तो ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल ड्राफ्टिंग सच वे, और जो अभी क्वालिटी है पिछले 5-6 सालों की, बिलीव मी, आप मान के चलिए कि क्वालिटी इतनी जबरदस्त है कि आप उसको कंपेयर करेंगे अगर दूसरे प्राइवेट कोचिंग से तो उससे भी बेटर मिलेगी। तो ये इंस्टीट्यूट अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको दीजिए, प्रैक्टिस मैनुअल को देखिए, लास्ट ईयर्स के जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको आप फॉलो करिए। और अगर आपको इन दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक टाइम आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट की बीओएस की साइट पे बोर्ड ऑफ स्टडीज में आपको सारे मटेरियल, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के पेपर, आपको सारे अमेंडमेंट्स सब इंस्टीट्यूट की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम और विदाउट गोइंग आउटसाइड द होम। आप बिल्कुल अपने आप को सेफ रखते हुए सब कुछ ले सकते हैं। सेकंड, ट्रैक डेली प्रोग्रेस। फ्रेंड्स, सामने एक पर्टिकुलर आपके पास चिपका दीजिए एक टाइम टेबल। मैं आपको फिर कहता हूं, अभी भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि महीना भर से ज्यादा का टाइम है। आप, क्योंकि रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उस रिवीजन के लिए ये जरूरी है कि आपके पास कम से कम ये सामने चेकलिस्ट तो हो कि हमें रिवीजन करना किसका है। लास्ट टाइम में बताया प्रॉब्लम क्या होती है, हम उन चैप्टर्स को रिवाइज कर जाते हैं जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम उन चैप्टर को, हमें खुद को मालूम नहीं है कि हो क्या रहा है, हम तो बस चल रहे हैं, शुरू से पहला चैप्टर शुरू किया और लास्ट तक 15 चैप्टर तक खत्म कर ले। सॉरी, ऐसा नहीं है। आप एक आता है बर्ड आई व्यू, मैंने अभी ले रहा हूं, आगे का पॉइंट भी है ताकि हम टाइमली हम कंप्लीट कर पाए। एक बर्ड आई व्यू होता है। बर्ड आई व्यू क्या होता है? उसके अंदर लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के एग्जाम की एनालिसिस रहती है और उस एग्जाम की एनालिसिस को उन्होंने एक टोटल मार्क्स के रूप में दिया हुआ रहता है कि चैप्टर वाइज, कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर ये चैप्टर कितने मार्क्स का एवरेज पूछा गया है लास्ट 10 अटेम्प्ट्स के अंदर। और हर एक सब्जेक्ट आप नोट कर लेना, भले लिख लेना, मेरा एक्सपीरियंस है हर एक सब्जेक्ट में 6 से 7 सब्जेक्ट या 8, हर एक सब्जेक्ट में 6 से 7 चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके 50 से 70 मार्क्स कवर करते हैं। हर एक सब्जेक्ट में 5 से 7 चैप्टर ऐसे होते हैं कि जो आपके 50 से 70 मार्क्स कवर करते हैं। आपके सामने टेबल पे चिपका होना चाहिए कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है एज फार एज एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू सामने, ताकि रिवाइज करते समय मैं उसको ना छोड़ूं, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए जरूरी है बर्ड आई व्यू, और ये आपको मिल जाएगा स्कैनर्स जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी मिल जाते हैं आजकल, तो अमेजन वगैरह की साइट पे भी अवेलेबल है। अगर हम कोर्स सेविंग की बात करें, हमारे फ्रेंड्स में हमारे ग्रुप बने हुए हैं, तो आप उनपे मैसेज डाल दीजिए पूरी, अगर आपको स्कैनर की भी जरूरत नहीं है। स्कैनर तो लास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन और आंसर होते हैं। बर्ड आई व्यू शुरू के 5-10 पन्नों में रहता है, एक चार्ट भी बना हुआ होता है प्रॉपर तरीके से, वहां इवेलुएट कर सकते हैं ताकि आपको पता हो कि मेरे को रिवाइज कैसे करता है। तो आप ट्रैक डेली प्रोग्रेस, किस तरीके से आपके पास आपने एग्जाम्स को चैप्टर्स को डिवाइड किया उसके अकॉर्डिंग। थर्ड, वेस्टिंग ए डे कंप्लीटली नॉट स्टडिंग। ये भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें कि हम पूरा दिन ही निकाल दो, आज तो बड़े थक गए हैं, शाम को आईपीएल शुरू हो गया है, आईपीएल देखेंगे, अभी बाहुबली चालू है, और शाम को मैंने फेसबुक का पोस्ट किया था, कितने लाइक आए, किस किस ने कमेंट किया नहीं किया, वो सारा एनालिसिस भी चाहिए होता है। ठीक है, आज तो थक गए मेंटली, एक काम करते हैं, आज तो आराम करेंगे, आईपीएल देखते खाते हुए सोएंगे, कल करेंगे। तो ऐसा ना करें, क्योंकि इट्स अगेन अ क्रूशियल टाइम एट द लास्ट टाइम ऑफ, हल्का सा भले ही आपको आधा 1 घंटा मिले, कम से कम थोड़ा सा टाइम दें जरूर।
रादर देन कि आप पूरे डे को ही स्पॉइल कर दें। सेविंग मोर देन वन बुक, ये आपको मैं फिर कह रहा हूँ जो मैंने पहले ले लिया कि आप, मैं कभी भी इस फेवर में नहीं हूँ कि आप ऑल टुगेदर किसी नई बुक को कवर कर दें। यू नीड नॉट किस एवरी बुक अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। आप ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, इट विल डिस्ट्रैक्ट यू। और हर एक ऑथर का अपना तरीका होता है क्वेश्चन करने का, आंसर देने का। तो कल को आप ऑल टुगेदर नए तरीके में शिफ्ट हो तो वो नहीं है। हाँ, कोई आपको सेक्शन नहीं समझ में आया, आपको पर्टिकुलर थ्योरी नहीं समझ में आई, आपको पर्टिकुलर केस लो नहीं समझ में आया, तो आप कहीं रेफर कर सकते हो। तो इसको आप प्रॉपरली ध्यान दें, कन्वे करें अपने फ्रेंड्स को भी। फिफ्थ पॉइंट है नोट लर्निंग सेक्शन नंबर्स एंड स्टैंडर्ड्स नंबर इन टेक्स्ट, लॉ एंड ऑडिटिंग, इंपॉर्टेंटली। क्योंकि ये तीनों चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे प्रैक्टिकल है, टेक्स्ट, लॉ, ऑडिटिंग। यहाँ सेक्शन बड़ा आपको अलग से एम्फेसाइज मार्किंग के में भी बात करें तो वहां देता है, बट माइंड इट, जैसा अतुल सर ने भी राइटली कोट किया था, गलत सेक्शन नहीं लिखना, गलत साइटेशन नहीं देने, ये माइंड इट। कल को आप लिखिए हाँ सर अब नहीं आ रहे तो करें क्या, अब डायरेक्ट टेक्स्ट का है एग्जांपल लेता हूं, आपको सेक्शन याद नहीं है तो अब हम कैसे आंसर दें, तो आप ये लिख सकते हो, सेक्शन नहीं याद कोई बात नहीं, एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इतना आप लिख सकते हो, रादर देन कोटिंग रॉन्ग सेक्शन। वो आपको गलत इंप्रेशन जाता है और हो सकता है एग्जामिनर फिर ये सोचे कि यार ये तो लगता है सभी क्वेश्चन, क्योंकि एक बार माइंडसेट जो एग्जामिनर का बैठ जाता है कि आप गलत गलत चीजें कोट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उस माइंडसेट के साथ ही चले कि आप सही नहीं लिख रहे हैं। तो आप चीजों को सही तरीके से लें। सिक्स्थ पॉइंट, नॉट अटेम्प्टिंग इंटायर पेपर ड्यूरिंग एग्जाम ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और सेलेक्टिव स्टडी। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स के फोन आते हैं, कई बार उनका रहता है कि सर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया, 70 मार्क्स से अटेम्प्ट हो पाया, पास हो जाऊंगा क्या। फ्रेंड्स कोई गारंटी नहीं है, एंड इट्स वेरी वेरी रिकमेंडेटरी to all of you from my side being your senior friend you can say, जो मैंने महसूस किया मेरे इस एक्सपीरियंस से, कई स्टूडेंट से मिलता हूँ, आपको अटेम्प्ट कोशिश करके 100 मार्क्स ही करने हैं। जैसा कि सभी हमारे सीनियर मेंबर्स ने बताया, एक एक मार्क्स काउंट होता है, एक नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बड़ा दिक्कत हो जाती है जब नहीं आता। 8 के 8 पेपर जब सब्जेक्ट वापस देने को पड़ते हैं तब समझ में आता है भैया वो एक नंबर हमारा कहाँ गया। तो बी सीरियस while answering the question in the exam. Try to attempt entire 100 marks. सर आ नहीं रहा कोई बात नहीं, जितना आपने पढ़ा है बेस्ड ऑन दैट आप आंसर लिखने की कोशिश करें। हाँ बिल्कुल, एक बात और बता दूं, हनुमान चालीसा ना लिखें आप, ये बीकॉम के एग्जाम नहीं है, वहां पे सर इमोशनली ब्लैकमेल, हनुमान चालीसा लिख दिया है एग्जामिनर तो वैसे इमोशनली वो काटेगा भी नहीं, वो सोचेगा यार नंबर नहीं दिया तो हनुमान जी मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, तो ऐसा फिलोसफी दिमाग में लेके मत चलना। वो कई बार मैसेज आते हैं ना, आप 10 लोगों को सर्कुलेट करें तो अच्छा हो जाएगा नहीं तो बुरा हो जाएगा, तो ये सब दकियानूसी बातें हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं ये एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोफेशन है और बड़ा डायनेमिक डायमेंशन है इसकी, तो इन सब चीजों पे आप विश्वास ना करें और अपने तरीके से और ढंग से 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करें, कोशिश करें। टाइम घड़ी आप बिल्कुल बेवकूफी ना करें कि नहीं यार ठीक है घड़ी का क्या जरूरत है, घड़ी खोल के सामने रखी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मेरे पास 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, हर एक क्वेश्चन को मेरे को कितना टाइम देना है। रादर उठाया आपने, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, बड़े जमा के लिखूंगा जी मैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ताकि एक इंप्रेशन पड़े। होता क्या है, मैंने खुद ने देखा और मेरा खुद एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। एक बार जब एफएम का पेपर था, एक कंपलसरी, कई बार क्या होता है कंपलसरी क्वेश्चन होता तो छोटा है, जब हम उसको करने बैठते हैं तो हवा खिसक जाती कि यार ये हुआ क्या, ये अंदर ही अंदर कहां लेके जा रहा है मेरे को। तो माइंड इट, सबसे पहले तो हमारा टास्क ये है कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़े, अभी आता हूं उस पर भी, तो पूरा क्वेश्चन पेपर ढंग से पढ़ना है, उसके बाद हमें लगे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये कर सकते हैं उसको आप उठाओ। बट फिर एक और एडवाइस देता हूं मैं आपको, आप उसमें ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आपको वहीं डिवोट करना है, अच्छा जमा के लिखना है, पता लगा 10 मार्क्स के लिए आपने 45 मिनट्स खराब कर दिए, बड़े जमा के लिख रहे हो आप। अब पता है क्या होता है, इवन दो यू नो द आंसर ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस, और आपको जैसे ही पता लगा यार घंटा भर हो गया 10 मार्क्स ही कवर हुए, वो नर्वसनेस ऐसे दिमाग पे चढ़ती है, आपके जो आते हुए आंसर है वो भी आप कवर नहीं कर पाते। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीजें ये इसीलिए जरूरी है, जो बोलते हैं ना, कई बार आप सुनते हो 3 घंटे का जो गेम है बड़ा जबरदस्त होता है वहां पे,
बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट रहते हैं वो पास हो जाते हैं, बिकॉज वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके एग्जाम में बैठते हैं। तो फ्रेंड्स 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना है आपको, आपके सामने घड़ी रखी हुई होनी चाहिए, उसको आप प्रॉपरली कैसे कवर करते हो, हर एक आंसर को यार ये हो गया, अब अपन ने कवर किया, तो आपको पता होना चाहिए। आप हर आधा घंटा 1 घंटा में आप देखो अच्छा ये क्वेश्चन कवर हो गया, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस इमीडिएटली चेक कर सको। और अचानक पता लगा आपके 2 घंटे बीत गए, तब आप घड़ी देख रहे हो, तो वो नर्वसनेस कंट्रोल नहीं हो सकती आप किसी भी कीमत पे। बहुत ताकत चाहिए नर्वस को कंट्रोल करने में, और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए हमें बहुत मेच्योर और कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बर्ड आई व्यू, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था, बर्ड आई व्यू हमें एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो 5-7 चैप्टर होते हैं उसमें 50 से 70 मार्क्स कवर होते हैं, तो वो लिस्ट हमारे सामने होनी चाहिए। 8, डोंट डिस्कस योर परफॉर्मेंस विद योर फ्रेंड्स। जैसा कि अतुल सर मैं पहले ही कहता था कि आधा काम तो अतुल सर ही हल्का कर जाते हैं, तो ये अतुल सर ने वैसे भी बताया कि डिस्कस नहीं करना कि भाई इधर आइए बैलेंस शीट का टोटल तो बता तेरा। आपने पकड़ लिया अपने दोस्त अतुल को कि भाई अतुल इधर तो बता तो सही तेरा टोटल कितना आया। वो बोलता है भाई साहब मेरा तो 1,20,200 आए। अरे यार मेरे तो 1,20,000 ही है, 200 कहां से आ गए तेरे। अब वो उसी में डिस्कशन, अरे यार मेरा पूरा पेपर गलत है। ऐसा कभी भी नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। लास्ट आंसर क्या आ रहा है उसका थोड़ा सिग्निफिकेंट रहता है, बट ये नहीं है कि पूरे मार्क्स आपको बैलेंस शीट टैली करने के मिलेंगे, ऐसा कतई नहीं है। तो आप डिस्कशन ना करें। पता लगा आपने डिस्कशन किया, आपके दोस्त का गलत था, आपका सही था, पर आपको इतना ज्यादा वो दिक्कत कर गया कि अगला एग्जाम जो था वो उसमें आप फेल हो गए, और जिसका टेंशन था उसमें आप पास हो गए। ऐसा आप ना करें। Now, next point. Don't ever be late to the examination hall. Friends, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम हमारा 2 बजे शुरू होना है, हम 2:05 अभी बाकी है, ऑटो में है, अभी भी हम उतर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ पता नहीं हमारे आसपास कितने लोग हैं क्या है। सीधा हम एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचते हैं, और कई बार तो हम रोल नंबर फटाफट लिख देते हैं, हो सकता है उसमें भी गलती हो जाए। अपने आप को डीप ब्रीथ भी नहीं कर पाते कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि टाइम हमें ऐसा लगता है वैसे ही कम रहता है, हम ऑलरेडी लेट है। तो ऐसा माहौल बने ही ना। आराम से आप 15 मिनट पहले पहुंचे, शांति से बैठे, आप अपनी कॉपी लें, बड़े आराम से रोल नंबर लिखें, जितनी भी चीजें आसपास अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को कूल डाउन करें, कोई भी नर्वसनेस है डीप ब्रीथिंग करके उसको कंट्रोल करें। अब आप तैयार हैं एग्जाम को अपीयर करने के लिए। तो इस चीज को आप फोकस करें फ्रेंड्स। तो ये जरूरी है, वेल नॉट इवन इन द एग्जाम ओनली, बट for every aspect of life we should be on time, even before time. Last 5 to 10 minutes. फ्रेंड्स होता क्या है, हम लास्ट तक लिखते जाते हैं, और वो जो एग्जाम हमारे जो एग्जाम हॉल में जो टीचर या फैकल्टी या इन्विजिलेटर जो भी होता है, वो हमसे आके खड़ा हो जाता है कि भाई अब बंद कर दे, तू दे कॉपी। तो वो हमें तब हम लिखना बंद करते हैं। फ्रेंड्स एक सजेशन मेरी तरफ से, 5 मिनट तो 10 मिनट तो छोड़ो, कम से कम आप 3-4 मिनट पहले पूरा पेपर कर लें, और उस पेपर करने के बाद एक बार रिव्यू करें कि आपने जो लिखा है वो सही है, आपने हर एक आंसर को क्वेश्चन मार्क किया है कि नहीं किया। कई बार क्या होता है हम आंसर लिख तो देते हैं, क्वेश्चन मार्क डालना भूल गए। एग्जामिनर इतना स्ट्रेस नहीं लेगा, वो कहाँ मिलाएगा कौन सा क्वेश्चन है। छोटी सी गलती आपकी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप अपने क्वेश्चन नंबर देखें कि कितने नंबर डले हुए हैं, सही डले हुए हैं, नहीं डले हुए, आंसर उसका सही है कि नहीं है। कई बार हम एडिशनल शीट लेते हैं तो बांध देते हैं, कल को उसके बांधने में कल को कोई क्वेश्चन अंदर चिप तो नहीं गया, क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर है, कहीं हमने डालना भूल तो नहीं गए, कहीं हमें पीटीओ लिखना था, 1-2 पेज छोड़े थे कि भाई बाद में आंसर देंगे, कल को हमने उनको पीटीओ लिखा कि नहीं लिखा। प्लीज टर्न ओवर। कल को क्या होता है, आपने सोचा कि ये बीच का क्वेश्चन है तो मैं 2 पन्ने छोड़ देता हूँ और बाद में जब टाइम होगा तो लिख दूंगा। अब टाइम है नहीं, वो 2 पन्ने आपने खाली छोड़ दिया। अब एग्जामिनर ने क्या देखा, भैया अब तो बचा ही नहीं, 2 पन्ने खाली है, पूरी शीट कंप्लीट है, चलो जी ओवर। आप ओवर हो गए ये मान के चलो। तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 11th point, never start the new question on the same page where you have finished the last answer.
फ्रेंड्स, ऑलवेज स्टार्ट ए न्यू क्वेश्चन विद अ फ्रेश पेज, ताकि क्या हो, मिक्सिंग ना हो। आपने छोटा सा क्वेश्चन मार्क डाला तो सही, पर वो एंड हुआ, पता ही नहीं लगा क्या है क्या नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू आंसर योर न्यू क्वेश्चन इन अ फ्रेश पेज। ऊपर क्वेश्चन नंबर होना चाहिए, और साथ ही साथ हमेशा जो हमारे सब क्वेश्चन है उनको आप साथ ही साथ सब क्वेश्चंस को एक ही ऑर्डर में आप करते जाएं। मतलब मेन क्वेश्चन का पार्ट में, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 5A अभी कर दिया, फिर क्वेश्चन 6 किया, फिर क्वेश्चन नंबर 5B कर दिया। ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर स्ट्रेस नहीं लेने वाला, और कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। तो आप इन कंजिक्यूटिव जो आंसर हैं वो करें अपने क्वेश्चंस का। एक आपने क्वेश्चन उठा लिया, उसके सब पार्ट एक ही। हाँ, ये जरूर है, मैंने आपको फिर कहा, अगर आपको क्वेश्चन 5 का ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा, सी आ रहा है, तो बी का आप 1 या 1.5 पन्ना, थोड़ा आधा पन्ना ज्यादा छोड़ दें कि यार ऑर्डर में ही करना है, फिर आगे आप मूव हो जाए, राइट। पर ये जरूर है, लास्ट में 3-4 मिनट रखें। अगर आपने खाली पेज कोई छोड़े हैं उन पे पीटीओ जरूर डालें लास्ट में, प्लीज टर्न ओवर, ताकि एग्जामिनर को ये अंडर इंप्रेशन ना हो कि यही पेपर खत्म हो गया है। नाउ नेक्स्ट, answer all the sub question in consecutive manner that I have told you right now. Next, do study in systematic manner, don't get exhausted. Friends, very important. हमने क्या प्रेशर कुकर देखा है हमारी रसोई में, और दीपिका जी तो बड़े वेल वर्स्ड होंगे उसकी कार्यशैली से, और हम सभी हैं वैसे तो। जब भी उस पर प्रेशर आता है, सर में सीटी लगी होती है, बड़ी जोर से बजती है और सारी धुआं बाहर निकल जाती है उसकी। फ्रेंड्स, काश भगवान हमारे यहां भी ऐसी सीटी लगा देता, तो वो प्रेशर आता ही नहीं। पर हमें ये ध्यान रखना है, ऐसी सीटी हमारे दिमाग में, सर में नहीं है। डोंट गेट एग्जॉस्टेड। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, 4 महीने की लीव पे गए, जाते ही 15-15, 18-18 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, 2 महीने, और 2 महीने बाद में हॉस्टल, आई वाज इन आरवीजी हॉस्टल मुंबई, राजस्थान विद्यार्थी गृह। वी वर 300 अप्रोक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इन वन बिल्डिंग। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो 2 महीने एक साथ देने के बाद जब शुरू होते, बोलते अभिषेक भाई मन ही नहीं लग रहा, अब तो एग्जॉस्ट हो गए, पढ़ाई करें क्या, ये हो गया, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। स्टडी का भी एक सिस्टम होता है, ऑलवेज ग्रेजुअली आप उस लेवल तक पहुंचे और एक लेवल को सस्टेन करें एग्जाम के समय पे, क्योंकि वहां एग्जाम के समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए होता है। रादर देन आपने मैक्सिमम तो लगा दिया शुरू के दिनों में ही, 4 महीने में जब शुरू हुए, अब आप एग्जाम आए वहां एग्जॉस्ट हो गए, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। फ्रेंड्स, डोंट डू दैट। एवरीथिंग हैज इट्स ओन सिस्टम, उसको हम फॉलो करें तो ही हमारे लिए सक्सेस अचीवेबल है। अदरवाइज सक्सेस एक ऑब्जेक्ट बन के ही रह जाती है। 14th, आंसर विद प्रॉपर केस लो इफ यू रिमेंबर। जैसा कि मैं सेक्शन की बात कर रहा था, वहीं केस लो की बात कर रहा हूं, और नीचे प्रैक्टिकल की बात भी करूंगा। नीचे प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्वेश्चन, उनको सबको मैं ये सब मिक्स ही कर रहा हूँ, सारे 13 जो 14-15 पॉइंट है। अब होगा क्या, प्रैक्टिकल जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे सेक्शंस, केस लो, साइटेशन, ये सब क्या है, ये हमारे क्वेश्चंस को जो बोलते हैं ना, एक तरीके से अलग से एक ऊपर, जब हम किसी रेसिपी को बनाते हैं और ऊपर कुछ धनिया हरा सा डाल देते हैं और उसकी शोभा और बढ़ा देते हैं, और जब वो रेसिपी इतनी बढ़िया हो नहीं हो वो मालूम नहीं है, पर जब उसको प्रेजेंट किया जाता है तो हमें लगता है यार वाकई में है तो बड़ी जबरदस्त। तो ये साइटेशन, सेक्शंस, केस लो हमारे आंसर को उसी तरीके से, प्रेजेंटेशन को बड़े बखूबी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जब एग्जामिनर देखता है कि भैया अच्छी तरीके से सेक्शन, केस लो लिखे गए हैं, वाकई में बंदे को नॉलेज होगा, और वो अपना माइंडसेट वैसे ही करके चलता है। और हमें जहां 4 मार्क्स में 2 मार्क्स आने चाहिए, 2.5 आने चाहिए, वहां पे हम 4 में से 4 मार्क्स भी कवर करते हैं। फ्रेंड्स, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं, इट्स हैव इट्स ओन वे ऑफ आंसरिंग। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, चाहे ऑडिट में हो, चाहे डीटी हो, चाहे ऑडिट हो, चाहे लो हो, वहां होता क्या है, हमारे पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाती है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे हमें आंसर देना होता है।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका जो 3 इसके पार्ट है, सबसे पहला आप प्रोविजन का डिस्कस करेंगे एज पर सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर गिफ्ट का आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया, इट सेज गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव will not be taxable irrespective of the amount of gift, right? आपने प्रोविजन के बारे में लिखा, then you need to second part need to write fact of the case. In the given question, Mr. A, father of Rita, has given gift of rupees 20 lakhs in cash. आपने उस क्वेश्चन का लिखना शुरू किया फैक्ट। नाउ थर्ड पार्ट कंक्लूजन। अब आप यहां लिखेंगे बेस्ड ऑन द अबोव डिस्कशन एंड बाय रेफरिंग द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब आपको कंक्लूजन देना है। तो फ्रेंड्स, रादर देन, अब मैं कई बार, इवन मेरे पास कई स्टूडेंट्स कॉपीज भी भेजते हैं, उनमें कई बार, अब टीडीएस का क्वेश्चन में एक रियल एग्जांपल, टीडीएस का क्वेश्चन आया था, प्रोप्राइटरी फर्म, उसने मान लिया कंपनी, अभी लास्ट टू लास्ट एग्जाम का ही था, अब बोला सर मेरे तो 4 मार्क्स का टीडीएस का क्वेश्चन है, फाइनल की बात कर रहा हूँ, और मेरे को मार्क्स ही 1 दिया है, सर ये तो गलत है, पूरा प्रोविजन ऐसा है। मैंने कहा भाई तूने लिखा क्या है वो तो देख ले, तूने प्रेजेंट कैसे किया। ऐसा लिखने से नहीं होता कि उसने पूछा है कि भाई टीडीएस 4 मार्क्स है, आपने लिख दिया टीडीएस कटेगा 2% से, तो आंसर 4 मार्क्स मिल जाएंगे या नहीं मिलने वाले। आपको प्रोविजन, आपको फैक्ट, आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिवीजन। रिवीजन अगर आपने ढंग से नहीं किया तो कोई मतलब नहीं है। इवन फॉर दिस एग्जाम and for the if we have our friends, those who have attempt in next May exam, उनके लिए भी मैं बोलता हूं, आप सुबह जा रहे हैं, कोचिंग अटेंड कर रहे हैं, फिर आर्टिकलशिप में जा रहे हैं, शाम को कोचिंग जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी काम का until unless you revise what you have read। आपने सुबह पढ़ा आर्टिकलशिप की, शाम को आके बड़े फ्रेश होके खाना खा के आधा घंटे भी रिवाइज करो जरूर, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ ज्यादा टाइम तक हमारा, इट्स अगेन साइंटिफिक जो सिस्टम है, ज्यादा समय तक हमें रिटेन नहीं रह सकता। अगर आपने उसको 2 बार रिवाइज किया, अब देखो, आप जितना रिवाइज करोगे उतना रिटेन रहेगा। एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा को बैठ के याद किया होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान, पहली लाइन किसने किया होगा? कितने आउट ऑफ इट? वो तो सर हम तो बोलने लग गए तो अब तो बाई हर्ट ही हो गया। आप समझ रहे हैं माइंड कैसे काम करता है? आपने जितनी बार उसको पढ़ा, जितनी बार रिवाइज किया, अब तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं है, आप तो फ्लो में जाते हो, पूरा कवर करते हो। सेम सिस्टम दैट अप्लाइड इन आवर स्टडी। रिवीजन मांगता है, और खास तौर पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइक डीटी एंड आईडीटी, वहां तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। सो मेनी सेक्शन वी हैव इवन इन आवर ऑडिट एंड लॉ एज वेल। नाउ एमसीक्यू, संजीवनी बूटी हमारे सभी के लिए 30 मार्क्स, आप समझ रहे हैं? 30 मार्क्स आप समझ रहे हैं? यहां पूरे सब्जेक्ट में 30 मार्क्स लाना अपने आप में एक चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपने सही किया तो पूरा मार्क्स मिलने वाला है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि 1 का आधा हो गया या 1/4 दे दिया, समझ रहे हैं? तो ऐसा कहीं भी नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। और हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स को कवर करता, आप देख सकते हैं। ये 3 अटेम्प्ट पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपने उनको ढंग से अटेम्प्ट किया तो पास होने का जुगाड़ तो हो चुका है आपका, कोई तकलीफ ही नहीं है। अब रिस्क, आपने जितनी अच्छी ढंग से एमसीक्यूज किए, उतना आपका रिस्क सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कम हो गया। अब आप देखो ना, 30 मार्क्स से 25 भी आ गए, अब आपको कितने मार्क्स चाहिए? 75 में से केवल 25 मार्क्स ही चाहिए एवरेज करने के लिए। तो अगर आप इसको ढंग से कवर करते हैं एमसीक्यूज को, तो बड़ा इंपॉर्टेंट। और सबसे खास बात यह, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है फाउंडेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो, वहां नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो घबराने वाली बात वैसे भी नहीं है।
छोड़ना तो कुछ है ही नहीं, राइट। तो और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग भी नहीं करनी है हमें कि भाई ये गिफ्ट 10 लाख का बेटे को दिया, एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, क्यों है ये भी नहीं बताना कि सेक्शन 56 बोलता है रिलेटिव एग्जाम्प्ट है, ऐसा नहीं लिखना हमें। तो ये संजीवनी बूटी हम सभी के लिए। नाउ एमसीक्यूज करने का कुछ और जो एग्जाम फेस करते समय हमें ध्यान रखना है, इसका भी मैंने कोशिश की आपको कुछ अच्छा सा कवर कर पाऊं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहला टास्क, रीड द एंटायर क्वेश्चन वेरी माइन्यूटली, रादर देन कि भाई आपने देखा अरे होता क्या, हम जल्दी से लास्ट की लाइन में ही आ जाते हैं, अरे आंसर तो मेरे को आता ही है, कर दो इसको, बड़ा दिक्कत हो जाता है। और कई बार तो एमसीक्यूज ऐसे ऐसे रहते हैं, यार ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है क्या ये, वहां में कैसे काम करना है तो वो भी देखना है। तो सबसे पहले आप बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़िए, इवन आप फोकस करिए उन वर्ड्स पे जो आपको लगता है कि आपको आंसर को चेंज कर सकते हैं, रादर देन आप डायरेक्टली जंप करें कि भैया लॉजिकली तो ये होना चाहिए, लॉजिक काम नहीं आता। आपके लीगल ड्राफ्टिंग क्या कही गई है वो काम आता है, राइट। नेक्स्ट, आंसर इट इन योर माइंड फर्स्ट रादर देन, अब एक और देखो इंपॉर्टेंट बताता हूं, आप आंसर पहले एमसीक्यूज के देखो ही मत। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ध्यान से सोचा समझा, अब आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप पहले आंसर में आ गए ना तो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को वो कम कर देगा, आप लिख लो आप इसको, क्योंकि आप सीधा डाइवर्ट हो जाओगे उन आंसर्स पे जो ऑलरेडी दिए गए हैं। तो ये आपको सबसे पहले ये देखना है कि आंसर क्या है, फिर आप क्या करो, आप उन क्वेश्चंस को, अब एमसीक्यूज को कवर करो। अब एक और स्टेप आप क्या कर सकते हो, अब आपको 4 आंसर तो मिल गए, अब आपको क्या करना है, एलिमिनेट रॉन्ग आंसर फर्स्ट। अब नाउ होता है ना, हमारे केबीसी में आता है, अभी चालू होने वाला है कि भैया वो 50-50 ऑप्शन आता है, हम सब देखते हैं, तो 50-50 के अंदर वो 2 रॉन्ग आंसर हटा देता है, तो फिर हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, यार रॉन्ग आंसर हट गए, अब 2 में से तो हमारी प्रोबेबिलिटी 50% हो गई अगर नहीं भी आता है तो। जहां 25% प्रोबेबिलिटी थी पास होने की, अब 50% हो गई इमीडिएट 2 रॉन्ग आंसर एलिमिनेट होने के बाद। तो यहां अगर सबसे पहले आपको ये, आप आते हो क्वेश्चंस पे, सबसे पहले तो आपको ये देखना है, अपने माइंड में सोचना है, फिर आपको आना है एमसीक्यूज पे 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले उन आंसर को बाहर निकालिए जो आपको लगते हैं 100% ये आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब आपके पास बचे हैं जो आंसर, उनमें से फिर आप डिसीजन ले सकते हैं और वो आपके लिए वाइबल होगा। अब जो आपके पास आंसर बचे हुए हैं उसमें से आपको क्या करना है, बेस्ट आंसर निकालना है, नॉट द आंसर विच सीम्स करेक्ट, वी हैव टू चूज बेस्ट वन। यानी हमें बेस्ट आंसर निकालना है, ब्रदर यार ये भी सही लग तो रहा है, लगना वाली बात नहीं है, बेस्ट कौन सा है, राइट, क्योंकि बहुत सारे आंसर हमको सही लगते हैं वहां पे। नाउ फिफ्थ, रीड एवरी आंसर ऑप्शन। भैया एक बार आपने पढ़ा दिया आंसर तो ये बंद कर दिया, बाकी के पढ़े ही नहीं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। 1 मार्क्स है और मैं बता चुका हूं 1 मार्क्स की कीमत कितनी होती है, राइट। तो हर एक आंसर को आप बड़े अच्छे ढंग से पढ़े, आंसर द क्वेश्चन यू नो द फर्स्ट, राइट। सबसे पहले उसको जो आंसर आपको जो सबसे पहले आ रहे हैं, एमसीक्यूज के अंदर क्या होता है, मानो एग्जांपल लेता हूं, 20 1 और 2 के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, मान लो 20 क्वेश्चन आए और 20 में से आपको कुछ 8-6 क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, पहले उनको आंसर कीजिए जो आ रहा है, उनको बाद में देखेंगे, रादर देन एक के पीछे ही पड़ गए कि भाई सोच के अभी लिखूंगा आंसर। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम, मेक एन एजुकेटेड गेस इफ यू डोंट नो द आंसर। अब तो कुछ नहीं हो सकता सर, रॉन्ग, हमें तो सभी रॉन्ग लग रहे हैं, आता ही नहीं है चैप्टर ही, हम तो वैसे ही बाईपास से निकले थे, तो बाईपास में वो चैप्टर आया नहीं था, उस चैप्टर को छोड़ निकले आए थे, अंदर घुसे ही नहीं थे उस चैप्टर के, वो शहर तो छोड़ ही दी थी गलियां, अब आंसर पता कैसे हो, कोई बात नहीं, जो आर्टिकल्स इतने हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, तो वी नीड टू डू एजुकेटेड गेस, मतलब जितना हमारा बेस्ट एफर्ट हो सकता है, छोड़ना तो है ही नहीं क्योंकि नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं,
तो वो हमारा एजुकेटेड गेस हमें मार्क करना है। अब बात आती है, एक क्वेश्चन हो रहा था और ये बड़े क्वेश्चन होते हैं, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, ये बड़े दिक्कत करते हैं। अब आप देखना जो लैंग्वेज, व्हेन यू इनकाउंटर ऑल ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव क्वेश्चन, do not select all of the above if you are pretty sure any one of the answer provided is incorrect, right? अगर आप all of the above select करने वाले हैं, अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये आंसर तो सही हो ही नहीं सकता, तो all of the above होगा ही नहीं, वहां पे खत्म, वो ऑप्शन खत्म हो चुका। तो यानी आपके दो आंसर तो वैसे ही, दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं, अब बचे दो, वहां आप काम कर सकते हैं। सेम थिंग काम आएगी अगर आपको लगे कोई भी आंसर सही है तो नन ऑफ द अबव तो ऑप्शन आने वाला ही नहीं है, तो वहां फिर आपकी दो चॉइसेस खत्म हो गई, बची दो, वहां आप एजुकेटेड गेस ले सकते हैं, दो में चॉइस बड़ा बेस्ट एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक एमसीक्यूज के करने के कुछ तरीके हैं। बात है एडवांटेज की एमसीक्यूज की, ये सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कई बार ऐसे स्टूडेंट की सर पता नहीं मार्क्स बड़े कम दिए, एग्जामिनर ने पता नहीं अपनी वाइफ से लड़ाई करके बैठा था, क्या गुस्से का मूड था, लिखा तो सही था, तो अब ये मूड स्विंग जो होने वाला है ये कुछ काम नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपका आंसर सही होगा तो सही होगा, गलत होगा तो गलत होगा, मार्क्स आंसर का सही होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं होगा तो 0 मिलेंगे, और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जो हमारी राइटिंग केवल हम ही पढ़ सकते थे, वो वाली कहानी भी खत्म हो गई। अब क्यों? हैंड राइटिंग लिखनी नहीं है, हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो यानी दो हमारे जो बड़े एडल्ट्स थे वो वैसे ही खत्म हो गए इन एमसीक्यूज में। 30 मार्क्स, नो नीड टू से एनीथिंग, राइट फ्रेंड्स? आगे कवर करता हूँ। एंड जो स्ट्रेस वाला जो एग्जाम में है, ये नॉर्मली मैं कवर करता हूँ फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट होते हैं उनको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम फेस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है आप हमारा मेंटल स्टेट स्ट्रोंग है कि नहीं है। और इस टाइम पर्टिकुलर इज दिस कोविड सिचुएशन, it is very difficult to make your mental state in a stable way. Not even for the student, for each and every human, it is again a very challenging task कि हम अपने आप को mentally strong कर पाए। तो फिजिकल, एक्सटर्नल के एग्जांपल जैसे फिजिकल, और ये मैं अपने सीए के लिए पर्सपेक्टिव पे ले रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, कि किस तरीके से हमारे सीएस को परेशानी आती है। एक्सटर्नल जो फिजिकल एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास का, जिससे हम हमारे फिजिकल इन द सेंस जो हमारे एकदम आसपास का होता है, कि घर में कोई माहौल कैसा चल रहा है, तो हमारे पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये हमारे पढ़ाई को एग्जाम जब हम फेस करने जाते हैं बड़ा इम्पेक्ट डालते हैं। घर में हो सकता है कि यार बच्चे लड़ाई कर रहे हो, कि झगड़ा हो रहा हो बड़ों में, तो वो हमारी पढ़ाई को कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। आप उनको अवॉइड करें। सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में अब तो सब ये चीजें जैसे अतुल सर भी बता के गए थे, सोशल इंटरेक्शन वी शुड अवॉइड। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम आइसोलेट ही कर लें अपने आप को, ऐसा भी नहीं है, पर सोशली जब आप एंगेज रहते हो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमें कई घंटों तक हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। एक एग्जांपल बेस लेता हूँ, कई बार क्या होता है कि यार फोन आ गया हमारे दूर के रिलेटिव का, बोला यार तेरा पिछले एग्जाम में भी तू फेल हो गया था, फोन पे बात कर रहा है, मेरे को तो उम्मीद नहीं लगती कि अब भी पास होगा, छोड़ तू इसको। पता है ये वर्ड्स हमारे कई दिन तक पीछा नहीं छोड़ते। वो चाहता ही डेलिबरेटली ये है कि हमको परेशान करे। हमारे कहीं भी ऐसा नहीं होता, बाहर वाले, हमारे अंदर वाले कई लोग ऐसे रहते हैं जो हमें ये चाहते हैं, कहीं ना कहीं बार बार पिंच करते हैं। तो हमें इतना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। पहले तो हम उन चीजों का अवॉइड ही करें, बाय द वे नहीं अवॉइड हो सकती तो कम से कम हम उस अपने मेंटल स्टेट को इतना स्ट्रांग कर लें कि इन चीजों का हमें फर्क नहीं पड़ता। साहब एक बेस्ट एग्जांपल लेके कवर करता हूं। कई बार हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, कई बार हम आर्टिकलशिप के लिए निकलते हैं, और घर से निकलते हुए हॉस्टल है या घर ही है हमारा, हमारी छोटी बहन से गलती से हम चाय पी रहे हैं, वो आ गई और उससे धक्का लगा, हमारे शर्ट पे चाय गिर गई। हमारा एक रिएक्शन टुवर्ड्स एक्शन क्या होगा? वो एक्शन हुआ, अब हमारा रिएक्शन क्या मैटर करता है, हमारे पूरे दिन को डिसाइड करेगा, हमारे पूरे दिन को डिसाइड करेगा फ्रेंड्स। रीजन, आज चाय गिर गई तो हमारे में से कई ऐसे होंगे, यार ये तूने क्या किया, पूरा मेरी मीटिंग थी, ये वो ब्ला ब्ला, देखूंगा मैं शाम को आऊंगा, पूरे दिन दिमाग में वो भरा हुआ है हमारे।
और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है 25% तो वहीं खत्म हो गई। एक बंदा ये करेगा, कोई बात नहीं, मैं शेड चेंज कर लेता हूं, चेंज करके निकल लेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कोई भी हार्म नहीं हुई। सोशल इंटरेक्शन हमें हार्मफुल होता है। और साथ ही साथ जो ये सोशल मीडियाज है, चाहे टीवी हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, आप कोशिश करें एग्जाम के समय जितना दूर रह सके उतना दूर रहें। जैसा कि बिल्कुल सही अतुल सर भी सही कह रहे थे, होता क्या, और मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, शायद हमारे दीपिका मैम भी एग्री करेंगी, कई बार हम होता है मोबाइल लेते हैं, अरे यार मेल का जवाब देना है, मेल का जवाब देते हैं, व्हाट्सएप एक क्लिक हुआ, व्हाट्सएप पे पहुंचे, व्हाट्सएप पे एक यूट्यूब का एक लिंक आया, अरे यार ये भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखा, अरे यार उसमें तो ऐसा होगा, चाइना हमला करने वाला है, यार ये तो दिक्कत वाली बात है, उस चाइना के पास पहुंच गए और फिर मोबाइल बंद करके रख दिया। अब वो जो काम मेल भेजने गए थे वो तो गए भूल, वो चाइना हम पे हमला कर देगा, उस पर रख के मोबाइल रख दिया हमने। और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हम करने क्या गए थे, करके क्या आते हैं कुछ पता नहीं लगता। तो ट्राई टू अवॉइड दैट लाइव इवेंट विच यू हैव नो कंट्रोल। वो भी एक्सटर्नल मैटर्स होते हैं, स्ट्रेसर्स होते हैं जो स्ट्रेस देते हैं, उनमें हमारा कंट्रोल नहीं है। कोशिश करनी चाहिए जैसा भी हो हम कंट्रोल कर पाए। इंटरनल पर्सनल लाइफ स्टाइल चॉइस, कोशिश करें अटेंटिव रहें। सुबह का अगर कुछ डूज में मैं आऊंगा, योगा करें, अपने आप को जो बोलते हैं अच्छी जो चीजें हैं और पॉजिटिव वाइब्स लेने के लिए जितनी भी अच्छी चीजें होती है वो करें। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पास भी हो गया, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मैं ये कर पाऊंगा, ये सब चीजें होती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ फ्रेंड्स, दीपिका जी, एक मेरे पास मैसेज आया, मैं इवन शेयर भी करूंगा। एक जो अभी एग्जाम में बैठने वाला है स्टूडेंट फाइनल में, बोला सर कोविड की सिचुएशन है, मेरे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आगे मेरे को बड़ी दिक्कत है सर, मैं कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं वो क्या सोच रहा है, जिस चीज का कोई सर पांव भी नहीं है अभी, और वो फ्यूचर के चक्कर में अपना, फ्यूचर में तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, होगी नहीं होगी, उसका जो वर्तमान है वो खराब हो चुका है। फिर मैंने उसको फोन किया, समझाया, भाई तू कर क्या रहा है, नौकरी की कोई कमी नहीं है, कहां तू 1 साल बाद की सोच रहा है। तो ये कई बार ऐसा होता है, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस, नेगेटिव चीजें आ जाती है तो आ ही जाती है, हम डिप्रेशन का नाम भी देते हैं। अवॉइड दैट फ्रेंड्स, उस पर भी मैं पहुंचूंगा, बस कवर करता हूं। और डिप्रेशन जिसकी हम बात करते हैं, coping with the stress, depression can be cured, बड़ा important thing today's scenario friends, strongly advisable। अगर आपको लगे आपका फ्रेंड कोई किसी दिक्कत में है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस, हमारे अकाउंटिंग टर्म में एक हम टर्म यूज, अकाउंटिंग में एक टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन, एक रियल लाइफ टर्म में वर्ड यूज होता है डिप्रेशन। बोथ आर वेरी सिमिलर। दीपिका, मैं एग्जांपल देता हूं इन चीजों का जब मेरे को मोटिवेशनल या कहीं बुलाया जाता है। रीजन डेप्रिसिएशन में क्या होता है, हम बिल्डिंग, हमारी बुक्स के अंदर क्या होती है, बिल्डिंग दिखाई तो वैसे की वैसी देती है हम जब भी देखते हैं, पर वो बुक्स के अंदर डेप्रिसिएटेड होती जाती है, उसकी बुक वैल्यू कम होती जाती है। और डिप्रेशन में भी सेम होता है, बंदा बाहर से दिखता वैसे का वैसा है, पर उसका जो अंदर से एंथु है, मोरल है, मोटिवेशन है, सब धीरे 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 खत्म होता जाता है। फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका सर्किल, आपका दोस्त कैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वो बंदा अपने घर वालों से बताता नहीं है कि यार मेरे परेशानी कुछ है नहीं, मैं क्या करूं, घर वाले वैसे ही परेशान है, मैं नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हमारी ये एक मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और बीइंग अ फ्रेंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस फ्रेंड से मिले और बात करें। अगर आपको लगे उसको काउंसलिंग की जरूरत है, आपको लगे कोई सीए कर सकता है, तो आप इमीडिएट उससे बात करें। रीजन, आपका वो आधा घंटा उसकी जिंदगी भर की लाइफ सेव कर देगा। अदरवाइज कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर वो विचार इस तरीके से उन बंदों पे हावी हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप उनको आधे घंटा 15 मिनट वो दे दो ढंग से, तो हो सकता है आपने उनकी लाइफ बचा ली। और इससे बड़े चीज बीइंग अ फ्रेंड कुछ हो नहीं सकती हमारे साथ। तो अवेयरनेस जरूरी है इन स्ट्रेस के लिए कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, पता होना चाहिए आपको। गोट ऑर्गेनाइज्ड, मैनेजमेंट प्रॉपर करें, प्लानिंग प्रॉपर करें, ताकि बाद में हमारे पास नर्वसनेस, स्ट्रेस ना आए। विजुअलाइज द बेस्ट आउटकम्स, कि भैया हमेशा अच्छा ही सोचे कि अच्छा ही होगा, जो होगा वो बढ़िया होगा। डोंट पोस्टपोन एक्शन। में फिर कह रहा हूं, एक बहुत अच्छी बुक है, जब आप एग्जाम के बाद आए, पावर ऑफ नाउ, वो आप जरूर पढ़ें कि
करने की शक्ति क्या है, अभी जो आप काम करेंगे उसका फायदा क्या होता है। स्लीप, ईट एंड एक्सरसाइज फ्रेंड्स, ये आपको प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप सो नहीं रहे, 6 घंटे की बजाय 7 घंटे सो, कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स। पर जिस तरीके से आप फ्रेश होके उठोगे ना, तो वो आपको ज्यादा एक ताकत देगा काम करने की। एक्सरसाइज करो, खाना कैसे खाना है वो सब आपको पता होना चाहिए। और कुछ स्टेप्स जो एग्जाम्स के लिए अभी अनाउंस किए हैं हमारे प्रेसिडेंट सर ने, वो जस्ट ये अभी 4-5 दिन ही हुए। डिजिटल इवेल्युएशन 100% हो चुका है। रिजल्ट अब डिजिटल इवेल्युएशन के कारण क्या हो गया, जो पहले फाइनल का 60 डेज के अंदर आता था, वो अब क्या हो गया, 70 डेज के अंदर आ जाएगा। और अब एक मिनट, जस्ट मेरे को लगता है इको आ रहा है कहीं से, नहीं ना, तो 60 डेज। सर म्यूट है वैसे तो सबके। आवाज सही आ रही है ना? आवाज शायद हो सकता है मेरे को ऐसा सुनना, आवाज सही आ रही है मेरी? नहीं, बीच में सर इको शुरू हो गया था। वैसे अपार जी सबको म्यूट कर दीजिए, स्पीकर सर को छोड़कर। हाँ अभी मैम एक्चुअली सर के 2 डिवाइसेस पास पास कनेक्टेड है ना, तो सर वो दूसरा वाला सिस्टम जो है उसको मैंने यहाँ से म्यूट कर रखा है। अच्छा, अगर वो हाँ सिस्टम ऑडियो सेटअप हो तो उसको बंद ही कर दीजिए आप। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ अभी राइट, अभी आवाज सही आ रही है? हाँ राइट। तो ये Yes, sir. अनाउंसमेंट हुए थे, डिजिटल इवेल्युएशन 100% हो चुका है। अब पूरा का पूरा जो कॉपीज है वो 100% डिजिटली इवेल्युएट होगी, यानी रेटिना से अब जो एग्जामिनर रहेगा वो इमीडिएट सिस्टम के साथ में रेटिना स्कैनर होगा वहां पे, तो जो बंदा है वो ही चेक करेगा डिजिटल इवेल्युएशन। रिजल्ट इससे फास्ट हो जाएगा। जो पहले फाइनल का रिजल्ट 60 दिन में आता था, आईपीसीसी का 70 डेज में आता था, तो अब ये 50 डेज हो जाएगा। यानी आगे की प्रिपरेशन के लिए, फाइनल के लिए 10 दिन ज्यादा मिलेंगे। एक तरीके से देखा जाए, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं इन दिस वे, आईपीसीसी के लिए 20 दिन मिल जाएंगे। रीवेरिफिकेशन, जहां काफी एग्जाम का जब रिजल्ट आता था फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, तब जाके कई रिजल्ट आते थे। अब ये क्या हो गया, अब ये 7 डेज के अंदर आपने, जैसे आज 10 तारीख को रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, 17 को मैक्सिमम 17 को यू विल गेट द रिजल्ट। अब तो क्या हो गया, एग्जामिनर भी जो है उनको भी अब एग्जाम के बेस पे ही एग्जामिनर बन सकते हैं। और यहाँ आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि 72% मार्क्स चाहिए होते हैं एग्जामिनर बनने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्वालिटी, क्योंकि एग्जाम देना पड़ेगा एग्जामिनर को, अगर वो 72 मार्क्स, जबकि हमारे इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया 50% मार्क्स में पास करने का है, तो अब आप एक समझ सकते हैं कि क्वालिटी 72%, यानी उसका एग्जामिनर को कितना इवेलुएट किया जा रहा है आपके इवेल्युएशन करवाने से पहले। और नाउ कुछ जो अब एक और क्वेरीज थी जो कवर की गई थी कि अब डबल हो गए हैं हमारे जो सेंटर्स हैं, और उन डबल सेंटर्स में क्या, कई बार ऐसा व्हाट्सएप पे भी चल रहा था, सर्कुलेट भी हो रहा था कि सपोज करो किसी ने एक सेंटर में अप्लाई किया और उसमें केवल 2 स्टूडेंट है, तो कल को आईसीआई उस सेंटर को बंद तो नहीं कर देगा लास्ट में एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है, इट इज अगेन क्लैरिफाइड बाय आईसीआई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अफवाहों पे ध्यान ना दें। और इंस्टीट्यूट है हमारा बड़े अच्छे ढंग से कई स्टेप्स ले रहा है और लेगा भी आगे। और जैसा कि हम समझ सकते हैं, बीइंग आवर ऑफिशियल बॉडी आईसीआई आगरा ब्रांच काम कर रही है, और बीइंग चेयरमैन ऑफ सिकासा चेयरमैन अतुल अग्रवाल सर हमारे स्टूडेंट्स के लिए सब काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भी क्वेरी आपकी रहेगी तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दैट। तो मैं लास्ट स्लाइड्स पे पहुंचता हूं, एंड अगर क्वेश्चन रहेंगे हम उनको भी 10 से 15 मिनट के अंदर कवर करेंगे। डूज आपको फ्रेंड्स मैं बताता हूं। It's again, please give some time to 10 to 15 minutes to yoga to overcome from your stress. Do some positive exercise. Say no to overusing mobile, जैसा कि हमने डिस्कस किया। Try to grasp positive things. अच्छी अच्छी बातों को आप दिमाग में लिए। Give time to yourself, बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। And the last but not the least, friends, mind it, you are the best. एक स्टोरी के साथ में, 2 छोटी छोटी स्टोरीज उनके साथ खत्म करूंगा दोस्तों। आपने मोहम्मद अली का नाम सुना होगा। मोहम्मद अली एक बड़ा, वो आप कहते हैं बॉक्सर था, जो मेरे ख्याल से उसने जितने रिकॉर्ड अचीव किए हैं उतने किसने किए नहीं। उसको जब
पूछा जाता था, वो पता है वो बड़ा साइको टाइप का था। जो बॉक्सिंग पंच होता है जब हम एक्सरसाइज करते थे, वो उस पे जब मारता था तो प्रैक्टिस करने के लिए, पता है वो एक गुनगुनाता रहता था कुछ वर्ड्स। पता है वो क्या थे? वो जब उनको मारता था तो वो एक आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, ऐसा ऐसा मारता रहता था। तो किसी ने पूछा कि सर ये आप क्या बोलते रहते हो, क्या पागल तो नहीं हो गए, मारते समय ऐसी बातें करते हो? और सामने वाले को मालूम नहीं क्या गुनगुनाता है, पर वो गुनगुनाता रहता था। तो उससे जब बोला कि सर ऐसा है, मैं अपने आप को ये फील करवाता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। कई बार मेरे साथ क्या होता है, मैं रिंग में होता हूँ, सामने वाला अपोजिट जो बॉक्सर होता है वो मेरे को मार के उस बॉक्सिंग रिंग के अंदर नीचे गिरा देता है। तो वहां मेरी जो विल पावर है, जो मेरे को ये बूस्ट देती है, आई एम द बेस्ट, जो ये विल पावर के थ्रू मैं जो अपने आप को बेस्ट मानता हूँ, वो फिर काम आती है। मैं फिर उठ खड़ा होता हूँ कि भैया मैं तो बेस्ट हूँ, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ। फिर खड़ा होता हूँ, फिर उसको धूल चटाता हूँ। तो दोस्तों हम बेस्ट हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। कई बार ये जरूर होता है कि आपको ये रियलाइज नहीं होता, और कई बार दूसरा, बाय द वे हो सकता है दीपिका जी हो, बाय द वे हो सकता है मैं हूं, बाय द वे हो सकता है अतुल जी हो, राकेश सर हो, शरद सर, कोई भी हो सकता है आपका फ्रेंड हो जो आपको ये रियलाइज करवा रहा हो कि आप बेस्ट हूं। एक जो अभी पेंडेमिक के अंदर हमने अप्रैल मई के अंदर रामायण देखी थी, जब सीता जी को रावण लंका में ले गया था तो सब खोज में निकले थे, हनुमान जी वगैरह। तो वहां भी समुद्र पार करने की बात आई कि भैया अब इस समुद्र को पार करेगा कौन, इतनी ताकत है किसमें। तब हनुमान जी को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी ताकत है। वो तो वहां एक कोने में खड़े खड़े सोच रहे थे कि भैया पता नहीं होने वाला क्या है। तब वहां कौन आया पता है आपको उनकी शक्तियां रियलाइज करने? जामवंत। जामवंत ने बताया कि भैया तेरे अंदर जो ताकत है हनुमान, मेरे ख्याल से बोला किसी में भी नहीं है, तू तो एक अपनी एक छलांग मारेगा तो ये समुद्र पार कर जाएगा। तब उनको रियलाइज हुआ, अरे यार मैं इतना शक्तिशाली। तो दोस्तों आप बेस्ट है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं जामवंत हूं और आप हनुमान जी हूं, मैं आपकी शक्तियां रियलाइज करा रहा हूं, ऐसा तो नहीं कह रहा। बट ये श्योर है कि आप बेस्ट हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। आप जो कर सकते हैं वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। जब आपको अपने आप में विश्वास हो जाएगा तो आपको सामने वाला ऑब्जेक्ट कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि वो मेरे से दूर है। तो इन सभी शब्दों के साथ थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू all the office bearers, thank you Deepika ji, Atul sir, Sharad sir and Rakesh sir and the entire Agra branch of CIRC. Thank you friends. Vidushi, after Abhishek ji, I would like to add 2-3 things because he discussed about the examination center, right? So I'm sure, let me clarify one more thing. Most of the students and their parents are worried about the life of the students. First, as far as the examination centers are concerned, let me tell you, like, number of examination centers have gone up like anything. And in the time to come, maybe after November exam, number of examination centers may be more than 500. This time, every examination center has been informed very categorically that every examination center will have the thermal scanner at the gate entry. They need to accommodate the students. Let's say earlier they were accommodating 25 students, so now they need to accommodate hardly 15 students in one classroom with social distancing. Each and every classroom shall be disinfected every day, and there would be a provision of sanitizer also at each and every center. So need not to worry about, but at the same time, it's an advice from my side also. Whenever you go for the examination center, carry a very small bottle in your pocket of a sanitizer, and also use the mask. And I suggest you, if you carry your own water bottle, even if we have given the instruction to each and every center that they should provide a RO water to all of you. But still, keeping in view the present scenario, I suggest, like, if you all can carry a small water bottle also, so that you need not to go again and again for taking water, or you need not to ask for the water again and again. So these are the guidelines which has been issued to each and every examination center, and I'm sure as a moderator and as an observer, whosoever the chartered accountants are being appointed as an observer or a moderator, they would be taking care of these things.
और जहाँ तक अभिषेक जी का डेलिब्रेशन है, आई एम श्योर इट माइट बी यूजफुल फॉर ईच वन ऑफ यू। एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ से बिल्कुल भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे बच्चों की तरह हैं। और ये आप मान करके चलिए कि आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एग्जाम नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा या जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में नहीं हुआ, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप देखें, नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी ग्रीन सिग्नल दे दिया और नीट का एग्जाम कोविड में हुआ है और स्टूडेंट्स उसमें अपियर हुए हैं। 90% स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ये हेजिटेशन कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक नवंबर अटेम्प्ट को भी मर्ज कर दें, अगले अटेम्प्ट में शिफ्ट कर दें, ये सब उन स्टूडेंट्स की मेहनत बेकार हो रही है जो पढ़ रहे हैं। आप सबको एज ए स्टूडेंट, जैसे बॉर्डर पर जो फाइटर है, जो आर्मी मैन है हमारे, जैसे बॉर्डर पर हमेशा तैयार हैं, ऐसे ही आपको हमेशा तैयार रहना है। इंस्टीट्यूट बोले आपको कि अक्टूबर फर्स्ट वीक से एग्जाम है, देन यू शुड ऑल बी रेडी कि ठीक है सर, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी पूरी है। तो आप सबको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना है कि एग्जाम नवंबर में हो, दिसंबर में हो, अक्टूबर में हो। You all must always be ready for appearing into the exam just like a fighter at the border. This is all I would like to tell in addition to whatever Abhishek ji has shared with you. And now over to Vidushi. Thank you so much, Atul sir, and thank you, Abhishek sir, for motivating us and guiding us. One more minute. There is one question from Mr. Agman Singh. Sir, how to practice maths efficiently? Please give some useful tips. तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, in our profession, the mathematics is till the level of arithmetic calculations only. तो अगर मैं अपनी आर्टिकलशिप को ध्यान करूँ तो मेरी आर्टिकलशिप में, चूंकि साइंस का स्टूडेंट था तो इसलिए मेरे को कैलकुलेटर की कभी जरूरत नहीं हुई, बट आई सॉ दैट माय प्रिंसिपल यूज्ड टू गिव द टेलीफोन डायरेक्टरी, और मेरे को टेलीफोन डायरेक्टरी देकर बोलते थे हर पेज का टोटल आप करिए डेली, और विदाउट कैलकुलेटर। सो अगर मैं सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ही मैं बात करूं, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स की जरूरत अपने प्रोफेशन में है कैलकुलेशंस के लिए। तो कैलकुलेशन में आप कैसे फास्ट हो सकते हैं? कैलकुलेशन में फास्ट होने के लिए आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी उठा लीजिए, कोई पुरानी पड़ी होगी, और हर पेज का टोटल डेली करके देखिए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपको पता लग जाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। एक पेज का कैलकुलेशन करने में, टोटल करने में कितना समय लग रहा है और उसको कितना कम कर सकते हैं। I think that would be the more effective and efficient way to understand the arithmetical calculation. बाकी अभिषेक जी इसको हाईलाइट करेंगे इसमें, इसके अलावा कुछ और एडिशन के लिए। यस सर, एक्चुअली क्या, जैसे कि हम मोस्टली कॉमर्स बैकग्राउंड से रहते हैं और कई बार हमारे पास ऐसा भी होता है कि वी डू नॉट हैव मैथ्स इन आवर कोर सब्जेक्ट ग्रुप as far as 11th and 12th is concerned, because in a foundation we only have maths with us, otherwise we do not have that. तो मैथ्स के लिए और उसके साथ स्टैटिस्टिक्स भी साथ में चलती है। तो मैथ्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके सभी सब्जेक्ट, कई बार क्या होता है कि हम ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो, रादर ऐसा नहीं होना चाहिए। इवन दो अगर आपको लगे यूट्यूब पे भी इतने अच्छे और इतने इजी तरीके से पर्टिकुलर चैप्टर वाइज समझाने के लिए अवेलेबल वीडियोस हैं, आप उन पे प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है जी कुछ नहीं, तो रादर मैं ये कहूंगा एक सिस्टम बनाए, एक जो बर्ड आई व्यू है कि भाई कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम आप उनको करके जाइए। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैथ्स हमारे बैकग्राउंड में नहीं होता, तो इसलिए हमें उन चैप्टर्स को, चाहे हम बात करें प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में बात करें, कई ऐसे होते हैं जो मैथ्स से कवर आते हैं चैप्टर्स, तो उनके लिए आप सिस्टमेटिक आप स्कैनर लें, उनके क्वेश्चन करें, पर्टिकुलर चैप्टर पे फोकस करें। अगर आपको लगता है 15 चैप्टर है, 15 के 15 मेरे को तो समझ में ही नहीं आएंगे, तो कम से कम आप उन चैप्टर को अच्छी तरह करें कि जिन पे आप कमांड बना सकें। मैं ये सजेस्ट ही करूंगा आप सब करें, बट स्टिल क्योंकि प्रैक्टिकल जो बात होती है वो ज्यादा हमें समझ में आनी चाहिए। तो आपको जितने आपको लगे बड़ा व्यू से आपने चैप्टर्स निकाले, आपको लगा इतने करने हैं, कम से कम मेरे को इतने मार्क्स है, और साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स जो है वो साथ में हमें एक बड़ी बूस्ट देता है साथ में। तो दोनों को आप एक कॉम्बिनेशन बना के कवर कर सकते हैं मार्किंग के लिए, और आपका स्कैनर बहुत हेल्पफुल होगा इन सब चीजों में। सर इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। प्लीज। मैं 12th में आर्ट्स से थी, और जब से मैंने सीए फाउंडेशन किया तो उसमें जो मैथ और स्टैट्स थी, बस उसी से ही मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, बाकी सब मैंने सबका कमांड कर लिया था। तो उस समय जो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया कि आप 50 मार्क्स जो स्टैटिस्टिक्स के हैं, सर मैं आपको ये 96 की बात बता रही हूँ, इसलिए हो सकता है बहुत सारा सिलेबस भी चेंज हो गया हो, तो 50 मार्क्स जो स्टैटिस्टिक्स के हैं उसको आप पूरे तरीके से तैयार कर लो, वो सब समझ में आ रही थी। और 50 मार्क्स की जब मैथ्स आई
तो सर ट्रिग्नोमेट्री और जो कैलकुलस और जो थे 2-3 वो तो सर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहे थे, बहुत पढ़ लिए थे। तो उन्होंने 25 मार्क्स की मैथ्स अलग से बनाई, जिसमें एपी, जीपी, बाइनरी और जो 1-2 मैट्रिक्स और 1-2 टॉपिक्स और थे, जो बिल्कुल उन पर कमांड बनाया कि आप उन पर कमांड बनाइए और 25 या 20 मार्क्स का पेपर आप बिल्कुल अच्छी तरह करके आइए कि 20 में से आपकी कम से कम 20 आने चाहिए। और उधर स्टैटिस्टिक्स में आप 50 मार्क्स का इस तरीके से बनाइए कि आपको वो 50 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको 1 नंबर भी सर छोड़ना नहीं है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी मैंने सर पहली बार सीए फाउंडेशन में बनाई, उसके बाद मुझे इंटर और फाइनल में कभी ज़रूरत नहीं पड़ी करने की। तो और वो सर स्ट्रैटेजी इस तरीके से थी कि सर 50 मार्क्स का जो स्टेट्स का पेपर था उसमें केवल 3 नंबर की थ्योरी ऐसी थी जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई, तो 47 में से 45 मार्क्स आए और उधर जो 20 मार्क्स की मैथ्स थी उसमें से 19 मार्क्स आए। तो वो स्ट्रैटेजी पहली बार इस तरीके से काम करी थी। जनरली जो बच्चे आर्ट से होते हैं या जिनके पास 11th-12th में मैथ्स पीसीएम वाली मतलब मैथ्स नहीं होती है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। इसके साथ साथ मैं 2-3 अपने जो एक्सपीरियंस हैं वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि एग्जामिनेशन में जो रिवीजन वाली बात है, उसका रिवीजन का भी एक बहुत अच्छा एक मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को दिया, वो सब जनरली हमारे ऑफिस वाले बच्चे पास हो जाते हैं। आप रिवीजन को पहले स्टडी जो कर रहे हैं, एक तो आप डेली स्टडी करिए, उसमें आप ये मत सोचिए कि अगर मेरे 10 महीने एग्जाम्स में रह गए हैं तो मैं 5 महीने बाद पढ़ाई शुरू करूँगा या करूँगी। आप डेली पढ़ाई करिए। उसके बाद जो 2 महीने का पीरियड है एग्जामिनेशन से पहले का, वो केवल और केवल रिवीजन का होना चाहिए। उसमें पहला जो 1 महीना है उसमें आप रिवीजन के 8 पेपर हैं, तो उस 30 दिनों को 8 पेपर में बांट लीजिए कि इन दिनों में मुझे ये रिवीजन करना है। और जो लास्ट का मंथ है उसमें 15 दिन में एक बार 8 आपके सारे होने चाहिए सब्जेक्ट रिवीजन, और फिर जो अगले 15 दिन है उसमें एक एक दिन में हर सब्जेक्ट करिए। क्योंकि सर कभी कभी क्या होता है कि जब हम 8 या 9 दिन बाद 10 दिन बाद भी एक सब्जेक्ट खोल कर देखते हैं एग्जाम से जस्ट पहले, तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गायब हो गया, हमें कुछ याद ही नहीं है। तो उस केस में आप जब लास्ट मिनट तक रिवीजन करते रहते हैं, जस्ट ये सोच के कि जैसे मेरा कल का पेपर है और मैं आज एक दिन पूरा उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर लूँ, उसका एक ओवरव्यू ले लूँ, वो एग्जामिनेशन में जब हम 7-8 दिन का गैप हो जाता है, लास्ट पेपर जब आता है, वो वाला जो गैप लंबा हो जाता है वो बहुत डिफिकल्ट करता है। तो उसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि लास्ट वाले पेपर को आप रिवीजन में जब लें तो उसको लास्ट में रखें, जिससे कि उसका जो टाइम गैप है वो 9 to 10 डेज से ज़्यादा का कभी ना हो। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आपका बिना पढ़ा ऐसा नहीं हो कि आपने उसे महीने भर पहले पढ़ा था और आप सीधे अब एग्जामिनेशन पर उसको देख रहे हैं। ये जो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है रिवीजन वाली, ये बहुत काम में आती है। और सर सीए के एग्जाम को अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो सर 3 से 4 और 5 बार तक के रिवीजन आपको कम से कम करने पड़ते हैं। उसमें ही आप अपने अटेम्प्ट को फर्स्ट टाइम पे निकाल पाते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और बाकी तो सर ये है कि जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं तो हमेशा सर गीता का सिद्धांत फॉलो करती हूँ, कर्म करो फल की चिंता मत करो। एग्जाम दिया है, उसके बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। अब तो ये देखो कि दूसरा जो कर्म आगे खड़ा हुआ है उसको कैसे फॉलो करना है और उसको कैसे चेज करना है। बाकी का ये है कि क्वालिटी टाइम होना चाहिए। और एक सर मैं आपको और ज़रूर बताऊं, जैसे जो प्रेशर कुकर की सीटी वाला जो एग्जाम्पल आपने दिया था, सर मैंने तो अपने सिर पर एक प्रेशर कुकर वाली की जो सीटी है ना, स्ट्रेस निकालने की एक सीटी लगा रखी है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं तो सर कैसे उसको आप समझ सकते हैं कि मुझे ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, किड्स भी देखने हैं। तो मैं तो जब मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रेस में हो गई तो मैं क्या करती हूँ कि एक दिन पूरा दिन कुछ नहीं करती हूँ, बिल्कुल खाली। जिसमें आपको जैसे पढ़ाई के टाइम में मैं यही करती थी, जब मैं पढ़ाई करते करते जब मुझे लगता था कि मैं एग्जॉस्ट हो गई, अब मैं क्या पढूं, तो आप क्या करिए, एक मूवी दिखाइए। और जब आप एक दिन वेस्ट कर लेते हो तब आपको जो लगता है कि अरे आज का एक दिन वेस्ट कर दिया, दूसरे दिन जब आप वेस्ट करने के बाद फिर आप उतनी एनर्जी से पढ़ते हो कि नहीं नहीं कल का दिन पूरा वेस्ट हुआ है। पर वो आपका वेस्ट नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो तो उस समय एक रेस्ट, एक ना शॉर्ट ब्रेक, एक फन ब्रेक आपको बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको अपने एग्जॉशन को दूर करने के लिए एक दिन आपको एक मी टाइम चाहिए, जिसको मैं जैसा चाहूँ मैं उसको वैसा करूँ। क्योंकि अगर आप उसको नहीं करेंगे तो वो एग्जॉशन लेवल इतना बढ़ता चला जाएगा कि वो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन में कन्वर्ट होने लग जाएगा। तो अपने आप को एक तरोताज़ा रखने के लिए ज़रूरी है कि एक फन ब्रेक होना चाहिए।
बाकी सर डिसिप्लिन्ड लाइफ, सीए की तो लाइफ पूरी डिसिप्लिन्ड है। आज भी हम एक डिसिप्लिन में जी रहे हैं कि हमें 7 बजे उठना है, योगा करना है, वॉक करना है, किचन में काम करना है, 11 बजे ऑफिस पहुंचना है, फिर ऑफिस में ये काम करना है। तो वो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ तो देखिए बहुत ज़रूरी है और वो होनी भी चाहिए। और एक काम मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जैसे कि अभी आपने एग्जाम्पल दिया फ़ोन वाला कि हम मेल करने जा रहे थे, फ़ोन पे व्हाट्सएप पे हमारे एक मैसेज आ गया, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक तो सब बच्चों के मोबाइल में ना बीप जो है वो बीप किसी में भी नहीं होनी चाहिए, ना केवल एक SMS अलर्ट का होना चाहिए, अदरवाइज आप फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ये सब बीप्स बिल्कुल नहीं बजनी चाहिए। ये सबसे एक गलत चीज़ है जो हम लोग थोड़ा देखते हैं। और आप हर काम को लिख कर करें। जैसे आज भी मैं ऑफिस में जितने मेरे फ़ोन कॉल आते हैं मैं अटेंड करती हूँ, उधर मेरा फ़ोन चल रहा होता है, उधर मैं डायरी पे नोट कर रही होती हूँ कि इससे मेरी क्या बात हुई और किस मैटर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब मैं उससे बात कर लेती हूँ और शाम को ऑफिस से लौटते समय चाहे 8 बजे चाहे 9, पहले मैं काम काटती हूँ कि कितने मेरे काम हो गए और कितने काम मेरे रह गए हैं। तो ये जो इसी तरीके से स्टडीज़ का है कि हमने एक टारगेट बनाया कि आज हमें ये टारगेट पूरा करना है। तो मैं हमेशा क्या करती थी, एक अपने आप को मोटिवेट करती थी कि आज अगर मैंने ये टारगेट पूरा कर लिया तो आज मैं 1 घंटे अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे मारने जाऊंगी। तो उस समय एक मुझे मोटिवेशन मिलता था कि ठीक है, आज मैंने वो जो काम मुझे आज का करना था, अगर 7 घंटे की जगह मैंने उसे 6 घंटे में पूरा कर लिया, तो अब ये मेरा टाइम है 1 घंटे का, अब मैं उसे जैसा चाहूँ वैसे स्पेंड करूंगी। उसमें मैं मतलब एक अपने लिए भी ना सब टाइम चुराना पड़ता है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, पर आपको अपने लिए टाइम चुराना पड़ता है। वो आप क्या करेंगे कि कहीं पर अपने टारगेट को जल्दी अचीव करके ही उसको काम को उस टाइम को चुरा सकते हैं। तो ये आपको सर स्टूडेंट लाइफ से सीखना पड़ता है। और फिर उसके बाद सीए बनने के बाद भी यही होता है, किसी को 25वां घंटा ग्रेस में नहीं मिलता। हम लोग को तो बीइंग अ फीमेल तो आप और भी समझ सकते हैं कि 24 घंटे में कितने काम निपटाने होते हैं, और फिर भी हम सब अच्छी तरीके से करते हैं, उतना ही बढ़िया तरीके से करते हैं जैसे एक मेल चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, या उतनी अच्छी तरह से ही प्रैक्टिस में है जिस तरीके से और सीएज रहते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपको एक बीच बीच में ना मोटिवेट करती रहती हैं। और बाकी सर आई एम द बेस्ट, तो वो तो सर बेस्ट पॉलिसी है। अगर आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ, और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप कभी भी अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हर आदमी को पता होता है कि उसने आज क्या गलती कर दी। उस गलती से सबक लें और अपने अंदर एक नया जोश भरें, और फिर दूसरे दिन फिर एक नए जोश के साथ कंटिन्यू करें। ये एक लाइफ का एक फंडा होना चाहिए जो मैं सोचती हूँ। और मुझे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हमेशा बड़ा अच्छा लगता है, अपनी एक्सपीरियंस स्टूडेंट लाइफ की, अपनी गलतियाँ शेयर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एग्जामिनेशन सेंटर को देख के मुझे आज भी डर लगता है, क्योंकि भले 20-25 साल हो गए, पर एग्जामिनेशन सेंटर के आगे से गुजर जाओ तो अभी भी रूह कांप जाती है कि अरे ये वही एग्जामिनेशन, यही वही सेंटर है जहाँ एग्जाम देने आया करते थे। और अपने अपने ईष्ट को याद करें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती माँ का जरूर ध्यान करें। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। उससे कहते हैं कि रिटेन बहुत अच्छा होता है अगर आप माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे, क्योंकि वो जो ध्यान होता है ना सर, वो क्या होता है, वो 2 सेकंड 5 सेकंड का आपको सब तरफ से दिमाग हटा के, आप जब 3-4 सेकंड के लिए उनके किसी भी अपने ईष्ट के चरणों में ध्यान देते हैं, तो वो आपको आपके आउटर वर्ड से सबसे अलग करके केवल आपको फोकस्ड करता है। तो उसी के लिए बड़ों ने कहा है कि आप 2 मिनट ध्यान करें, वो एक्चुअली आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है औरों से। ये मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो सर आजकल बहुत फैसिलिटीज़ हैं। पहले तो बहुत 2 रूम सेट में पूरा घर समाया हुआ होता था, स्टडी के लिए कोई अलग रूम भी नहीं होता था, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, पर आज भी हैं। तो मैं बस अपने स्टूडेंट से यही कहना चाहती हूँ। और सॉरी, ओवर टू विदुषी, शायद कुछ ज़्यादा समय ले लिया मैंने। Thank you, ma'am. I loved hearing you and your strategies for revision and how to pass exams. And I extend my heartfelt gratitude to our speakers, CA Abhishek Jain sir and CA Atul Agarwal sir, who took time from their busy schedule to address our students. And I would also like to thank Deepika ma'am, Sharad sir, Rakesh sir, who are a constant behind every successful event. And not to forget our viewers and students, without whom this webinar wouldn't have been successful. Thank you.